सॉल्व हो गया है? पेपर ठीक रहा था? नहीं सर, ठीक था, टफ था। ओ, हो सकता है, समय नहीं मिला, क्वेश्चन नहीं देख पाए, टाइम से आप लोग आते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, 1 घंटा? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखते हैं। अब शांत हो जाइए एकदम, कैसा माहौल बना दिए हैं सुबह सुबह ही। पेपर टफ रहता है तो सब शोर करता है ना, ऐसा है। बनाएगा नहीं तो उसमें दिमाग नहीं लगाएगा कि कम से कम 2 4 बना पाए। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन हम बना के दिखाएंगे और टेक्निकली बना के दिखाएंगे। ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। और टेक्निकली बनेगा कम से कम 50 क्वेश्चन लगभग, समझ रहे हैं ना। 50 क्वेश्चन ऐसे है कि छोटे छोटे फैक्ट से बनाया गया और समझ आधारित है। चलिए ठीक है, पढ़ना शुरू किया जाए। नहीं सर, नहीं कहें बोल रहे हैं, बताइए। समय इतना हो गया, 15 मिनट अब लेफ्ट जा रहा है। एक छात्र बोल रहे हैं कि सर ऑनलाइन वाले कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। ऑनलाइन वाले क्वेश्चन को प्रिंट करेंगे और उसके लिए एक ओएमआर खरीद लेंगे। ठीक है, उस ओएमआर पे बनाएंगे। अब ये तरीका ऑनलाइन वालों को नहीं पता था, आज बीच टेस्ट हो गया। हाँ, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं ना। देखिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तों को निर्धारित किया था। क्वेश्चन हम बढ़ा देते हैं तो आप लोग कहते हैं क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन जब शार्ट आ गया तो कहते हैं हार्ड है। इतना बस मान के चला करिए, ऐसा प्रश्न जो जितनी ज्यादा लाइन में लिखा है उतना ज्यादा वो आसान। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा हम किसी को पढ़ते हैं व्यक्ति उतना ज्यादा क्या होता जाता है, आसान होता जाता है। तो जितना ज्यादा हम आपको अपने बारे में बताएंगे आप मुझसे कंफर्ट होंगे। सेम क्वेश्चन के बारे में है, जितनी ज्यादा लाइन में वो लिख कर आएगा उतना ज्यादा आप उसमें ढूंढ पाएंगे कि नहीं हमें उत्तर क्या देना है। ठीक है, क्या चीज, हाँ समय चाहिए होता है, ये हालांकि है। लेकिन मेरिट भी तो 60 65 पे बनती है भाई। मेरिट भी ऐसा तो थोड़ी है कि 99 पे बन रही है कि 99 क्वेश्चन आप देखा जाए तभी हो पाए। चलिए पढ़ना शुरू करेंगे। दिया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तों को निर्धारित किया था। बैंकिंग कंपनियां उपक्रम अधिग्रहण अधिनियम 1970, या आरबीआई का एक्ट 1934, या फिर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, या फिर नॉन ऑफ दिस। उत्तर क्या होना चाहिए? बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। बैंकिंग कंपनियां जो एक्ट था, जो बैंकिंग एक्ट आया था, बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग एक्ट की बात करते हैं। बैंकिंग एक्ट 1970 में लाया गया और इस बैंकिंग एक्ट के तहत, इस एक्ट के, अब आवाज नहीं करिए, इस एक्ट के तहत ध्यान दीजिएगा, भारत के ऐसे बैंक, भारत के ऐसे बैंक, इस एक्ट के तहत भारत के ऐसे बैंक जिनकी कुल जमा पूंजी कितना हो, 50 करोड़ रुपया, जिनकी कुल जमा पूंजी 50 करोड़ रुपया हो, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, इस तरह की घोषणा करी गई थी। उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, राष्ट्रीयकरण। तो इस एवज में सन 1969 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, ध्यान दीजिएगा। और इसी राष्ट्रीयकरण की अगर हम दूसरे चरण की बात करते हैं, सेकंड चरण की, तो इसी राष्ट्रीयकरण के सेकंड चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का। और कब करा गया था? 1980। और दोनों नेशनलाइजेशन करा गया था किसके समय? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के समय ये राष्ट्रीयकरण करा गया था, ध्यान दीजिएगा। एक्ट आगे पीछे हो सकता है, एक्ट से जरा सावधान रहिए आप लोग। कानून ध्यान दीजिएगा, योजना कभी भी लागू हो, किसी प्रकार का कार्य कभी भी हो सकता है। हाँ, उस पर आधारित एक्ट बाद में भी बन सकता है। बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ बिना किसी एक्ट के हुआ, लेकिन जब पूछा गया सरकार से कि आपने राष्ट्रीयकरण क्यों किया, तो सरकार ने आनन फानन में एक एक्ट बनाया 1970 का। कहा कि ऐसे बैंक जिनके जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से ऊपर है, उन सभी बैंकों का हमने क्या करा है? सरकारी अधिग्रहण कर लिया है। तो एक्ट बाद में बना,
काम पहले हो गया। उसी तरह से सेबी के साथ है, ठीक है, एक प्रकार की नियामक संस्था जो काम कर रही थी। जब लोगों ने उसमें पूछा, जब सामाजिक रूप से निकल के आई तो लोगों ने पूछा कि आखिरकार ये संस्था किस प्रकार से बनी है, तो सरकार ने तुरंत एक्ट पारित किया, कहा कि सन 1992 और 93 के एक्ट से इसको मैंने बनाया है। यानी स्थापना 88 में हो गई, लेकिन उसके लिए एक्ट कब आया था? 1988। ध्यान दीजिएगा, 92 या 93 जो भी हो, बाकी बना लीजिएगा। बैंकों का जो पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 200 करोड़ रुपए की राशि के तहत हुआ था, और जो दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था 6 बैंकों का, इसमें बैंकों की कुल जमा पूंजी कितना बताई गई? 200 करोड़ रुपया। कितना? 200 करोड़। कहा गया कि ऐसे बैंक जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ है वो सभी सरकार के अधीन होंगे। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से करके अगर हम अभी बात करते हैं, अभी भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक की बात करते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? 12। और सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? हाँ भैया, नोट कर लीजिएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा एसबीआई। और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब करा गया था? 1955 में। कब करा गया? 1955। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब करा गया था? अगर हम आरबीआई की बात करते हैं, एक्ट आता है आरबीआई का कब? 1934। स्थापना कब होती है? 1935। स्थापना 1935 में। और ध्यान दीजिएगा, इसका नेशनलाइजेशन करा गया था, कब करा गया था? 1949 में करा गया था। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, बना लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा ए। ठीक रहा था? पता चला पूरा एकदम लय से क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आया, एक व्यक्ति का दिखाया गया था, पूरी तरह से कवर किया था अपने आप को लोहे से, आंख वाला हिस्सा खोला था, हीरा ही सीधे आंखें में लग गई। ठीक है, सेम वही बात है, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ के बैठे, पहला क्वेश्चन सीधे लग गया। चलिए, प्रश्न दिया है, ऐसा हम लोग के साथ, मेरे तो साथ कई बार एग्जाम में हुआ है, पहले क्वेश्चन नहीं आया, बाकी सब आगे आया। आगे प्रश्न दिया, 1991 में आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, उदारीकरण और निजीकरण जब किया गया तो सबसे पहला इसका परिणाम था कि जो राजकोषीय नीति उसमें क्या होने लगा? सुधार होने लगा। क्योंकि मौद्रिक नीति एक बड़ा दायरा है, राजकोषीय नीति का आकलन हम प्रति वर्ष कर सकते हैं, तो देखा गया कि राजकोषीय नीति में जो है सुधार उत्पन्न होने लगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो आर्थिक सुधार था, भारत का पहला आर्थिक सुधार जो था, भारत के पहले आर्थिक सुधार को लाया गया था 1991 के अंदर। और ध्यान दीजिएगा, इस आर्थिक सुधार के समय भारत के प्रधानमंत्री पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? पीवी नरसिम्हा राव साहब हो जाएंगे, पीवी नरसिम्हा राव साहब हो जाएंगे प्रधानमंत्री। और इसमें एक मॉडल पेश किया गया था, मॉडल का नाम क्या था? एलपीजी। और कथाकथित तौर पे आधिकारिक घोषणा नहीं है, कहा गया था इस समय हमारे पास जो वैश्विक पूंजी थी, यानी ऐसा धन जिससे हम बाहर की चीजों को मंगा पाए, उसका अभाव था। और भारत की इकोनॉमी इस समय, मतलब सन 1991 से पहले भारत की इकोनॉमी जो है लगभग 10वें पायदान तक चली गई थी। आधिकारिक सरकार ने घोषणा नहीं किया, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस बात की जानकारी दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी वर्तमान स्वरूप जो है 10वें पायदान पे है। और इस 10वें पायदान से निकालने का काम किस मॉडल ने करा था? एलपीजी मॉडल ने, जिसमें आप एलपीजी मॉडल में पढ़ पाते हैं, एल से मतलब उदारीकरण। और देखिए, यहां से एक सवाल पूछा, भारत में उदारीकरण के जनक कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में उदारीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब एलपीजी मॉडल लाया गया, उदारीकरण, पी का मतलब हो जाएगा निजीकरण, और ध्यान दीजिएगा जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ये 3 तरह का मॉडल लाया गया, और इसका सबसे अधिक प्रभाव और प्राथमिक रूप से इसका प्रभाव किस पर पड़ा था? राजकोषीय नीतियों पे पड़ा था। बना लीजिएगा भैया। मौद्रिक नीति एक बड़ा दायरा है। मौद्रिक नीति का मतलब बजट सुधार, वित्त सुधार, बैंक सुधार, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। हाँ, लेकिन राजकोषीय नीति केवल बजट सुधार का हिस्सा है, इसलिए राजकोषीय नीति में सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा ए। और मौद्रिक नीति सुधार की बात करते हैं, मौद्रिक नीति सुधार संबंधित आंकड़े, मौद्रिक नीति के सुधार संबंधित आंकड़ों को जारी कौन करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जारी करता है। और वर्तमान वित्त वर्ष की बात करेंगे सन 2025 की। अगर हम वर्तमान वित्त वर्ष की बात करते हैं, भारत की जो मौद्रिक नीति है, भारत की जो मौद्रिक नीति की दर है, मौद्रिक नीति दर वर्तमान वित्त वर्ष सन 2025 के लिए कितना हो जाएगा? तो 4.5% के अराउंड हो जाएगा। और ये डेटा जारी करने वाला कौन है? रिजर्व। बना लीजिएगा, उत्तर लगा लीजिएगा ए। आगे प्रश्न दिया है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है और निचले वायुमंडल को गर्म करती है।
ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस को सर्जित ऊपर से आने वाले विकिरण को सर्जित करेगी, सॉरी मतलब अपने अंदर एक्वायर करेगी और वायुमंडल को गर्म करती है। दिया है अधिकांश उत्सर्जित डैश डैश को अवशोषित, अच्छा हाँ, औरक्त किरण को क्या करती है, अवशोषित करती है। दिया है आपका वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित, हाँ ठीक तो है भैया, सही बनाइए ना यार, बनाइए बनाइए। हाँ जरा ध्यान दीजिए ना, सुनिए, देखिए अगर आपसे ग्रीन हाउस के बारे में पूछेगा तो अवरक्त विकिरण लगा लीजिएगा, हाँ, लेकिन अगर पूछेगा ओजोन लेयर के संबंध में, हाँ अगर ओजोन लेयर के संबंध में पूछेगा ओजोन लेयर, तब आप उत्तर क्या लगाएंगे, पराबैंगनी। हाँ दिक्कत ना होने पाए यहाँ पे बना लीजिएगा पराबैंगनी, ओजोन लेयर के संबंध में पूछेगा तो पराबैंगनी। और अगर पूछा है आपसे ग्रीन हाउस गैस के संबंध में अवशोषण किस विकिरण का करती है, तो क्या हो जाएगा, औरक्त किरणें होती हैं। ध्यान दीजिएगा, औरक्त किरणों से दो तीन बातें, औरक्त किरणें एक प्रकार के इंफ्रारेड किरण होती है, इंफ्रारेड, इनको हम अंग्रेजी में इंफ्रारेड वेव के नाम से भी जानते हैं, इंफ्रारेड वेव के नाम से जानेंगे। और ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के रूप में जानी जाती है। ये एक प्रकार की ईएमवी तरंग होती है। क्या ईएमवी तरंगों को बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और इनकी हवा में सामान्यतः चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं, बना लीजिएगा। औरक्त विकिरण के बारे में एक सवाल और पूछता है, बीपीएससी ने पूछा था कि मांसपेशियों के उपचार में, ध्यान दीजिएगा, मांसपेशियों के उपचार में किस प्रकार के विकिरण का प्रयोग करते हैं, तो मांसपेशियों के उपचार में भी औरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और औरक्त किरणें हानिकारक है। आगे प्रश्न दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। प्रांतीय सरकार पर गवर्नर की एक विशेष इकाई बिछाई गई और गवर्नर को एक विशेष शक्ति दी गई। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन किया गया या संघ बैंक की स्थापना की गई, शक्ति का विभाजन किया गया। भैया काम तो सभी हुए थे, एक्ट कौन सा हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा आपका 1935, ये काम सभी करे गए थे। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि सरकार का अंतिम अधिकार, ब्रिटिश सरकार की अंतिम अधिकार का एक उदाहरण क्या था, तो ब्रिटिश सरकार ने देखिए द्वैध शासन का तो उन्मूलन कर दिया, द्वैध शासन प्रांतों से हटा के कहां लगा दिया, केंद्र पे। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और कहा गया कि स्वायत्तता तो दी गई है लेकिन प्रांतों में हमारा एक प्रतिनिधि होगा जो उस प्रांत को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो अंतिम रूप से सरकार ने शक्ति को अपने पास रखा, उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार की अंतिम अधिकार का एक जीता जागता उदाहरण था कि सरकार ने प्रांतों के अंदर अपने गवर्नर को बिठा दिया, कहा कि प्रांत तो होंगे लेकिन हमारे द्वारा बिठाए गए गवर्नर के क्या होंगे, अधीन होंगे। अभी भी दिख रहा है कि भले प्रांतों को आजाद किया लेकिन अपने जब लोग ही बिठा दिए तो आजाद कहां है, कहीं ना कहीं से तो सरकार अपने नियंत्रण में रखी है। प्रांतीय सरकार पर द्वैध शासन का उन्मूलन, हाँ द्वैध शासन का उन्मूलन हुआ, प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर, प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर कहां पे लगा दिया, तो केंद्र पे लगा दिया इन्होंने। ध्यान दीजिएगा, प्रांतों से हटाकर केंद्र पे लगाया गया। संघीय बैंक की स्थापना की गई, जिसके लिए हमने बताया था एक्ट आया था 1934 में, और स्थापना कब कर दी गई, तो स्थापना कर दी गई सन 1935 में, जिसको आज आप किस नाम से जानते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। आगे शक्ति का विभाजन किया गया था प्रांत और केंद्र में अलग अलग। आगे प्रश्न दिया है कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, चौथी, पांचवी, छठी या कौन सी चौथी पंचवर्षीय योजना, स्थिरता के साथ विकास। बना लीजिएगा, इसका एक तरीका है, तरीका नोट कर लीजिएगा, तो आज लिख लीजिएगा, इसका एक तरीका है, लिखिएगा 5 ईयर प्लान, इसका एक तरीका है, तरीका जान लीजिएगा, इसका एक तरीका लिख लीजिएगा 5 ईयर प्लान का, 5 ईयर प्लान लिख लीजिएगा, कभी फिर गलत नहीं होगा। यहां से कुशाग्र लिखिएगा, KUSAGRA, कुशाग्र, KUSAGRA लिखिएगा, कुशाग्र, KUSAGRA, कुशाग्र, KUSAGRA, कुशाग्र कृष्ण समाज का, कुशाग्र कृष्ण समाज का तीव्र विकास, कुशाग्र कृष्ण समाज का तीव्र विकास। अगर इतना डेटा आपको पता है तो आप इजीली लगा पाएंगे इनके उद्देश्यों को, यहां से क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए पूछ रखा है आपसे के
के फॉर क्या हो सकता है भैया? कृषि। के फॉर क्या होगा? कृषि, यानी कृषि के विकास की बात की गई थी। आगे बढ़िएगा, यू। यू का मतलब क्या होगा? उद्योग। यू से क्या हो जाएगा? उद्योग को बढ़ाने की बात की गई थी। आगे यस का मतलब क्या है? स्वावलंबी। बात की गई थी कि अर्थव्यवस्था हमारी क्या होगी, तो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। स्वावलंबी अर्थव्यवस्था की बात की गई, अर्थव्यवस्था, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था की बात की गई। आगे है ए। ए का मतलब क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता के साथ विकास। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता के साथ विकास। ध्यान दीजिएगा, आत्मनिर्भरता के साथ विकास की बात की गई, आत्मनिर्भरता के साथ विकास। आगे बढ़िएगा, जी। जी का मतलब क्या है? गरीबी उन्मूलन। जी का मतलब हो जाएगा गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। आगे बढ़िएगा, आर का मतलब क्या हो जाएगा? रोजगार सृजन। आर का मतलब हो जाएगा रोजगार सृजन, रोजगार का सृजन, रोजगार का सृजन। और ए का मतलब हो जाएगा आगे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ए का मतलब होगा आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ए का मतलब आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होगा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण दिया है, कृष्ण, जिसमें कृ का मतलब हो जाएगा कृषि और विकास। कृ का मतलब होगा कृषि और विकास, कृषि और विकास की बात की गई, कृषि और विकास, कृषि और विकास। और न का मतलब क्या हो जाएगा? न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण की बात की गई, न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण के बारे में बात की गई। समाज, समाज से ध्यान रखिएगा, समाज से हो जाएगा सामाजिक न्याय और समानता, सामाजिक, सामाजिक न्याय और समानता, सामाजिक न्याय और समानता की बात की गई, समानता। आगे ध्यान रखिएगा, तीव्र समावेशी विकास। ध्यान रखिएगा, इसमें तीव्र विकास की बात की गई, तीव्र विकास की बात की गई, तीव्र विकास। और ध्यान रखिएगा, लास्ट में कहा गया त्वरित, कहा गया त्वरित समावेशी विकास, त्वरित समावेशी विकास। तीव्र पूछेगा तो 11 और त्वरित पूछेगा तो 12। देख लीजिएगा अपना। और ये पूरा कंक्लूजन है 5 ईयर प्लान। अगर इतना पता है तो आप इजीली बना पाएंगे, आसानी से इसको बना पाते हैं। ठीक है, कृषि की बात करते हैं। अब पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। देखिए, योजना ये है पहली, पहली योजना है। और समय पूछेगा इसका कब से कब तक, 1951 से लेकर, सन 1951 से लेकर कब तक रहा था? 1956 तक रहा था। ये योजना हो जाएगी आपकी दूसरी, इधर यहाँ पर हो जाएगी आपकी तीसरी, और यहाँ आत्मनिर्भरता के साथ विकास हो जाएगी चौथी। ये वाला गरीबी उन्मूलन हो जाएगा कौन सा? 5वें। आगे रोजगार सृजन हो जाएगा 6ठे। आगे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे है? 7वें। आगे बढ़िएगा, कृषि और विकास हो जाएगा 8वीं, न्यायपूर्ण वितरण हो जाएगा 9वीं, और ध्यान दीजिए सामाजिक न्याय और समानता हो जाएगा 10वीं, और ये हो जाएगा तीव्र विकास 11वीं, और यहाँ पे हो जाएगा। छात्र पूछ रहे हैं कल भी टेस्ट होगा, कहे नहीं टेस्ट होगा यार? कहे पूछ रहा है? आज टेस्ट लास्ट है? अच्छा, 20 टेस्ट लास्ट है। टेस्ट लगातार चलता रहेगा, बाकी आप लोग अपना देख लीजिए, क्या कर दीजिए। अच्छा, एडमिशन, हाँ ये सब तो देखिए मेरा मुद्दा नहीं है, एडमिशन लेना वेना। सर इतना बड़ा ट्रिक याद नहीं होगा? अरे यार इलाइन ट्रिक है, बाकी तो याद करना ही होगा ना, कैसी बात करते हैं यार, मतलब इसके अलावा कोई तरीका है आपके पास तो बताइए, हम ही बता दें। चलिए हम हटाते हैं इसको। आगे प्रश्न दिया है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद। ऑनलाइन वालों का कमेंट हटाओ जी, पढ़ेगा नहीं, यादें नहीं होगा। इसको बना लीजिएगा। अरे कम से कम इतना बुद्धि लगाता कि 7 को तो इसी में लिखा है, इस एक ही नाम में 7 लिखा है, 7 ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो फिर एक बड़ी बात हो, ऐसे कभी नहीं याद होगा, हमेशा गलत होगा। ट्रिक देखिए, काम वहीं तक करते हैं जहां तक आप एलिमिनेशन कर पाए। ट्रिक सोचिए कि आपके जुबान पे हो तो नहीं रहेगी, हाँ एलिमिनेशन आप कर पाएंगे कि कुशाग्र मिला आपको तो आप आराम से KUSAGRA से आप गिन पाएंगे। अब वर्ड शुरुआत तो होगा कहीं ना कहीं से। सोचिए रोजगार पूछ दिया तो आपको नहीं पता है कि रोजगार किसमें है, लेकिन आपको इतना पता है कुशाग्र पढ़ा था, तो आप तुरंत लिख लीजिए KUSGRA, गिनिए 1 2 3 4 5 6, उत्तर लगा लीजिए। ऐसा हो सकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। दिया है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? महधन अहर्षि, महधन ऋषि, महीधन ऋषि या महाधन ऋषि?
उत्तर क्या होगा महाधन ऋषि हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा भैया, म और हा लिखा है और आगे लिखा है री और सी। देखिए संधि का एक नियम होता है कि आपको प्लस के पास आना है और इसके ठीक पहले वाले शब्द पे जाइए। प्लस के ठीक पहले आएंगे तो देखिए लिखा है म और हा। अगर हम हा से ह पे हलंत लगाएं तो एक स्वर बाहर आएगा आ बाहर आएगा ना यहाँ से। प्लस क्या हो जाएगा तो री और सी होगा। ध्यान दीजिएगा, जब अ या फिर आ का मेल किससे हो जाए, री से हो जाए, इस कंडीशन में दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं तो और बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आ शब्द मिला किससे, री से मिला। आ शब्द किससे मिला, री से। जब आ शब्द री से मिला तो क्या बनाया, अर बनाया। यहां से क्या उतरा, म और ह उतरा और यहां पर क्या बचा, सी बचा। क्योंकि आ री से जुड़ गया था, अर बना दिया तो बचा केवल सी और यहां से बचा म और ह। ध्यान दीजिए, म तो अपने आप में पूरा है, लिख दिया हमने। ह अधूरा है। स्वर कभी, व्यंजन कभी अधूरा रहता है नहीं। स्वर के पास जाएगा, स्वर इसमें जुड़ गया, पूरा वाला ह बन गया। फिर दिया है र। ध्यान दीजिएगा, र की एक कैटेगरी होती है कि अगर किसी शब्द के पहले अगर लग जाए हलंत वाला तो अगले वाले शब्द के ऊपर चढ़ जाता है ये, यानी कि आगे वाला शब्द कौन सा है, सी, तो इसके ऊपर उड़ा मारो। बना लीजिए महर्षि। संधि का देखिए नियम होता है, प्लस के ठीक पहले वाले से स्वर बाहर करिए, संधि आराम से हो जाएगी। जैसे हमने कहा देवधन ऋषि, जैसे हमने कहा देवधन ऋषि, अगर इसको सॉल्व करना है तो कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, बताइए क्या करें, प्लस के पहले आ जाएं। प्लस के हमें ठीक पहले आना है और हमें क्या बाहर करना है, स्वर। तो हम देव से हमने स्वर बाहर किया, कौन सा स्वर बाहर आया, अ। क्या बाहर आया, अ। आगे एक शब्द लिख दिया हमने, कौन सा, ऋषि। अब अ मिलेगा किससे, री से। अ मिलेगा री से, तो हमने कहा कि जब भी अ या आ री से मिलता है तो क्या बनाता है, अर बनाता है। क्या बनाएगा, अर। यहां से क्या उतरा, देव। क्या उतरा, देव उतरा और यहां पर क्या बचा, सी। क्या बचा, सी बचा, केवल सी बचा। अब देखिए दे को हमने दे लिख दिया, वह गया स्वर के पास, आधा था पूरा हो गया। बाकी ये र हलंत वाला है, यहां पर हो गया सी। लेकिन र की एक कैटेगरी है कि अगर आधा आए तो अगले वाले वर्ड के ऊपर क्या होता है, चढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से जो कंप्लीट एक शब्द बनेगा, क्या बनेगा, देवर्षि। बना लेंगे ना, संधि से आसान कुछ है ही नहीं। उत्तर लगा लीजिएगा डी। गलत हो गया था, डी तो गलत बात है यार। मतलब आगे प्रश्न दिया है कि युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। अनिल और अनल, अनिल माने होती है हवा, अनल माने होती है आग। अंश माने होता है हिस्सा और इस वाले अंश माने होगा कंधा। अपेक्षा का मतलब होता है आशा, उपेक्षा का मतलब होता है निरादर। उस व्यक्ति ने मेरी उपेक्षा किया मतलब निरादर किया। अवलंब का मतलब होता है अधर। भाई अवलंब का मतलब अधर नहीं बल्कि साथ होता है। क्या होता है, साथ होता है। अवलंब का मतलब होता है साथ और अविलंब का मतलब होता है देर। क्या होता है, देर होता है। अविलंब का मतलब बिना देर किए, बिना देर किए। अविलंब का मतलब हो जाएगा बिना देर किए, यानी स्टेटमेंट आपका तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्या है, गलत है। बाकी सब मैच हो। अगर आप इसको नहीं भी बना पाए तो ऑलरेडी यहां से आपको दिख जाएगा कि नहीं ये तीनों सही है, बाकी जो बचा वही गलत है। उत्तर लगा लीजिएगा डी। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लवण की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कुछ क्षेत्रों में लवण जल को वाष्पित करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। पीट मिट्टी में या फिर जलोद मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में कि शुष्क मिट्टी में। उत्तर क्या होना चाहिए भैया, उत्तर क्या होगा, शुष्क मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र होता है, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र होता है, यहाँ की मिट्टी को हम बोलते हैं शुष्क मिट्टी। और शुष्क मिट्टी में लवण की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। लवण की मात्रा इसमें क्या होती है, ज्यादा। लवण की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यहां से क्या निकाला जाता है, तो नमक। भारत में किस मिट्टी से नमक प्राप्त होता है, तो मिट्टी का नाम कौन सा हो जाएगा, तो शुष्क मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम जलोद की बात करते हैं तो ध्यान रखिए उत्तर भारत, उत्तर भारत, उत्तर भारत में खेती का सर्वोत्तम साधन कौन सा है, जलोद। भारत के सर्वाधिक भूभाग पे कौन सी मिट्टी बसी है, तो जलोद मिट्टी। जलोद मिट्टी कितने प्रकार की, दो। गंगा और यमुना के निक्षेपण से कौन सी मिट्टी बनती है, जलोद। जलोद मिट्टी दो प्रकार की, खादर और बांगर। लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा रबर की खेती, ध्यान रखिएगा, या फिर चाय की खेती या फिर कॉफी मसाले वगैरह की खेती कहाँ पे, लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो ध्यान रखिएगा आयरन ऑक्साइड। किसकी, आयरन ऑक्साइड की मात्रा लेटराइट मिट्टी में क्या होती है, ज्यादा। और लेटराइट मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है, तो ह्यूमस की मात्रा। किसकी, ह्यूमस। और ह्यूमस की मात्रा ज्यादा कहाँ पे होती है, अगर ज्यादा ह्यूमस की बात करते हैं मिट्टी कौन सी है,
काली मिट्टी। आगे अगर हम पीट मिट्टी की बात करते हैं, एक प्रकार की दलदली मिट्टी है, ये मिट्टी भी अपने आप में लवड़ी है लेकिन शुष्क मृदा से कम लवड़ी है। आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न दिया है, सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। दिया है झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और पंजाब। पंजाब के अंदर सीटों की संख्या 7 है भैया। कितनी सीट है? 7। जब झारखंड अलग हुआ बिहार से तो सीट कितना बच गई? 6। उत्तराखंड के क्या समस्या है जी? काहे हंसे? झारखंड का 4 यानी ए का क्या होगा? 4 होगा। ए का 4 का मतलब उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा। बना लीजिएगा। 4 3 2 1 बन पाया था। अब एक दिन समय मिला किसी दिन, आज तो ट्रिक बता दी है, टाइम निकल गया। एक दिन टाइम मिला तो राज्यसभा मैप बना के पूरा, एक दिन टाइम मिला तो लोकसभा सीट मैप बना के पूरा। ठीक है, ये एक दिन बता देंगे लेकिन आज फिलहाल तो समय कम है। हाँ, ये लिख देते हैं कि भारत में राज्यसभा की सर्वाधिक सीट कहां पे है? तो राज्यसभा की सर्वाधिक सीट कहां पर? यूपी। और कितना हो जाएगा? 31 होगा। एक सेकेंड, अरे ठीक तो है भैया, क्या आप लोग गुमराह करते हैं यार। ठीक है, लोकसभा सीट कितनी है? 80। राज्यसभा कितनी है? 31। विधानसभा कितनी है? 403। ठीक है, ध्यान दे, 403 या 4 समथिंग। ध्यान दीजिएगा, सुनिए। अगर हम बात करते हैं लोकसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या भी कहां? उत्तर प्रदेश में। और संख्या कितनी है? तो 80। कितनी संख्या है? 80। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं भैया, राज्यसभा के लिए जो सीटों का आवंटन होता है, राज्यसभा के लिए सीटों का जो आवंटन यानी बंटवारा होता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में करा गया है? 4 में। कहां पे किया गया? 4। और इसका आधार क्या बताया गया? जनसंख्या। क्या बताया गया? जनसंख्या। बना लीजिएगा, उत्तर लगा लीजिएगा डी। किसी दिन बता देंगे, नक्शा बना के याद हो जाएगा। आगे दिया है प्रश्न, भारत में कृषि उत्पाद के बाजार को कौन विनियमित करेगा? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, विपणन समिति बनाई जाती है जो कृषि उत्पाद के बाजार को क्या करती है? विनियमित करती है। इसका रेट कितना होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा राज्यों में जो राज्यों का बाजार होता है, राज्यों का जो बाजार है, बाजार इसमें मूल्य नियंत्रण कौन करता है? मूल्य नियंत्रण। राज्यों के बाजार में मूल्य नियंत्रण का काम कौन करेगा? तो कृषि उत्पाद विपणन समिति करती है। लिखिएगा, कृषि उत्पाद विपणन समिति। कृषि उत्पाद विपणन समिति द्वारा राज्यों के अंदर बाजारों में मूल्य का निर्धारण होता है। तो बना लीजिएगा। हाँ, प्रश्न करेगा केंद्र स्तर पर जो फसलों का मूल्य होता है, केंद्र स्तर पर फसलों का जो मूल्य होता है, ये किसके तहत जारी किया जाएगा? तो एमएसपी के तहत जारी किया जाता है, जिसको आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जानते हैं, जिसको लाया गया था 1966 और कब? 1967। बना लीजिएगा, उत्तर लगा लीजिएगा बी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में ठीक नहीं है? पहले तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब करी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब? 1952 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है, ये भारत के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये 2 डेटा कंफर्म रखिएगा। इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी आते हैं, बात सही है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, बात सही है। यह एक वैधानिक निकाय है, बात सही है भैया। जब इसका संबंध संविधान से नहीं है, जब ये संवैधानिक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके संबंध में 2 ही बात हो सकती है कि क्या है? वैधानिक है और क्या है? गैर संवैधानिक है। आगे, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार, ध्यान दीजिएगा, यही गलत हो जाएगा। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष में 1 बार, बैठक या तो 1 बार या फिर नहीं भी होती है, या तो 1 बार होती या फिर नहीं होती। उत्तर लगा लीजिएगा डी। आगे बढ़िएगा, उत्तर हो जाएगा डी। आगे प्रश्न दिया, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ? जब 1991 का आर्थिक सुधार आया तो हमने कहा आपसे कि राजकोषीय नीति, जो राजकोषीय नीति थी, राजकोषीय नीति में क्या हो गया? सुधार। क्या हुआ? सुधार हुआ। राजकोषीय नीति में सुधार हुआ। जब राजकोषीय नीति में सुधार हुआ तो जीडीपी क्या हो गई? बढ़ गई। जीडीपी क्या हुई? बढ़ गई। जीडीपी का एक बहुत हिस्सा बढ़ा और एफडीआई का अंतर प्रवाह भी क्या हो गया? बढ़ गया। जो बाहरी देश भारत में निवेश करते थे उनकी भी संख्या क्या हो गई? ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, जीडीपी में कृषि का हिस्सा बढ़ गया और एफडीआई का अंतर प्रवाह क्या हुआ? बढ़ गया। उत्तर क्या हो? 1 सेकेंड दिया है आपका
विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। आर्थिक सुधार, नयन एक सेकंड सुनिएगा, हाँ सुनिए एक सेकंड। तो कृषि का हिस्सा नहीं बढ़ा था यार, इसमें उद्योगों का हिस्सा बढ़ा। जब निजीकरण किया गया तो उद्योग हावी हुए और उद्योगों ने निवेश किया। ध्यान दीजिएगा, कृषि का हिस्सा नहीं बढ़ा था, उद्योग का हिस्सा बढ़ा। एफडीआई का अंतर प्रवाह बढ़ गया, ध्यान दीजिएगा। और विदेशी कोष में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, विदेशी कोष कम था इसीलिए आर्थिक सुधार नीचे गया था। अब जब ये कोष बढ़ा, ठीक है, तो इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1991 के आर्थिक सुधारों की बात करते हैं तो विदेशी जो भंडारण था हमारा, विदेशी मुद्रा भंडारण, इस भंडारण में क्या हुई थी, कमी। अब इसी में सुधार के लिए तो नीति को लाया गया था, बना लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। आगे प्रश्न दिया है कि जनसंख्या, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, बात सही है क्या? क्षेत्रफल भी बड़ा है और जनसंख्या भी क्या है, ज्यादा है। दक्षिण अमेरिका देशों में ब्राजील की जनसंख्या अन्य देशों से ज्यादा है। एशिया महाद्वीप उच्च जनसंख्या वृद्धि रखता है। भैया सबसे नहीं, गलत बात है। सबसे तेजी से जनसंख्या जो अभी निम्नता रिसेंटली जो आंकड़ा आया है, तेजी से जनसंख्या को बढ़ाने वालों में अफ्रीका है। अफ्रीका में दर जो है, दर सर्वाधिक है। क्षेत्रफल इतना ज्यादा है कि पता नहीं चलता है। आगे, अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा हुआ महाद्वीप है। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सबसे अधिक सघन की बात करते हैं, सबसे अधिक सघनता, जो सबसे अधिक सघनता है, जो सबसे अधिक सघनता है, सघनता। और जान के आश्चर्य होगा भैया, यूरोप नहीं बल्कि क्या है, एशिया है। और सेकंड नंबर पे आप किसको रख सकते हैं, तो यूरोप को रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी स्टेटमेंट दूसरा इनकरेक्ट है ना, और तीसरा भी क्या है, इनकरेक्ट है। पूछा है सही, कौन सा सही पूछा है, केवल एक सेकंड बनाइए, इसको सुधार करते हुए बना लीजिएगा। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन सा होगा, एशिया। कौन सा होगा, एशिया। एशिया के बाद कौन होगा, अफ्रीका। कौन होगा, अफ्रीका के बाद कौन होगा, यूरोप होगा। उसके बाद कौन, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। उसके बाद कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या होगा, अंटार्कटिका। क्या होगा, अंटार्कटिका। ये बात ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक पॉपुलेशन कहां पे है, जनसंख्या कहां पे, एशिया। और सबसे कम कहां पे, अंटार्कटिका। और अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा तो सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद कौन है, यूरोप, यूरोप के बाद अंटार्कटिका, उसके बाद कौन, ऑस्ट्रेलिया। बना लीजिए, पहले अंटार्कटिका क्या बोल दिए हैं, हाँ अंटार्कटिका, यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। अब आगे प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके। यानी हम कहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन ठीक नहीं है, सिवाय किसके। तो ध्यान दीजिए, पहले तो हम पढ़ लेते हैं। एक संगठन था जिसको हम गैट कहते हैं। इसकी स्थापना 47 में हुई थी, 47 में, लेकिन इसके प्रावधान को लागू किया गया था सन 1948 में। ये गैट जो था आगे चल के क्या बना, WTO बन गया। WTO में ये आगे चल के कन्वर्ट हो गया। ध्यान दीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कितने देश शामिल हुए, 164। WTO की स्थापना की बात करते हैं सन 1995, और हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, जेनेवा। और इसकी अध्यक्षा कौन हो जाएंगे, अध्यक्षा तो नागोजी एंकोजो इवेला। नागोजी एंकोजो इवेला इसके क्या हो जाएंगे, अध्यक्षा होंगे। आइए पढ़ते हैं। दिया है कि WTO कि निम्नलिखित सभी कारणों में कभी कभी आलोचना का मतलब क्या होता है, कमियां। आलोचना का मतलब कमियां। WHO की 3 कमियां इसमें है, एक को छोड़कर। एक इसकी खूबी है, बाकी इसमें 3 कमियां लिखी गई हैं। इसके पास सदस्य देशों के बीच विवाद को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। भैया जो इतना बड़ा संगठन बनाया, 164 देश को शामिल किया है, वो अपना एक न्यायिक प्राधिकरण जरूर बनाया होगा। क्यों, ऐसा लगता है आप लोग को? बिल्कुल बनाया है। ठीक है, WHO का अपना खुद का एक न्यायिक प्राधिकरण है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि विवाद को निपटाने का कोई तरीका उसके पास नहीं है। स्टेटमेंट अपने आप में ठीक नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है। भैया ध्यान दीजिएगा, ये भी एक आलोचना है कि, ध्यान दीजिएगा, यह बहुराष्ट्रीय निगमों की एक प्रकार की क्या है, कठपुतली है। यह सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है। ठीक है, ये भी इसकी आलोचना है। लोग कहते हैं कि ये सदस्य देशों की संप्रभुता को क्या करेगा, कम करेगा। यह उत्पाद की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। अच्छा ये बताइए, अगर हम किसी देश के व्यापार को बढ़ा रहे हैं
तो क्या मेरी आलोचना है उसमें? नहीं है ना। ठीक है, अरे ये आलोचक बात तो है नहीं, बुराई तो है नहीं। आलोचना का मतलब होता है बुराई। कहा गया कि तीनों इसकी आलोचना है परंतु एक को छोड़कर, तो यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, इसको छोड़कर बाकी तीनों इसकी क्या है? आलोचना। आगे बढ़िए। आगे प्रश्न दिया है कि भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूलन जीवन शैली अपनाने के लिए किस एक पहल, ये पहल लिखा है पहल, किस एक पहल की शुरुआत करा? हरित भारत मिशन, मिशन लाइफ, या स्वच्छ भारत अभियान, या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन? उत्तर क्या होना चाहिए भैया? मिशन लाइफ। क्या होगा? मिशन लाइफ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन सन 2014, आगे स्वच्छ भारत मिशन भी सन 2014, आगे हरित भारत मिशन भी सन 2014। यहां से तो हम लोग निकले। अब आइए लाइफ को पढ़ते हैं। जो मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ, अगर हम मिशन लाइफ की बात करते हैं, मिशन लाइफ, मिशन लाइफ की बात करते हैं, मिशन लाइफ, मिशन लाइफ के बारे में चर्चा की गई थी। चर्चा, इसकी चर्चा करा गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की कौन सी बैठक में? तो 28वीं बैठक में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की कौन सी बैठक में? 28वीं। इसकी चर्चा करा गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की कौन सी बैठक में? 26वीं। यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 26वीं बैठक और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 28वीं बैठक, इन दोनों बैठकों का संबंध किससे हो जाएगा? मिशन लाइफ से होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 26वीं बैठक कहां पे होती है? ग्लासगो में। कहां पर? ग्लासगो में। और 28वीं बैठक कहां पर होती है? दुबई के अंदर। कहां पर? दुबई के अंदर। इन दोनों जगह पर मिशन लाइफ के बारे में बताया गया था। उत्तर दोनों में से कोई एक मिलेगा, अपना लगा लीजिएगा उत्तर। ठीक है, मिशन लाइफ के बारे में बताया गया और मिशन लाइफ को लागू किया गया। मिशन लाइफ को लागू किया गया कब? सन 2020 में लागू किया गया। 20 बना लीजिए। आगे बढ़े यहां से, उत्तर लगाए हैं मिशन लाइफ। आगे प्रश्न दिया, अप्रैल 2025 तक भारत के निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय आयोग का पक्षकार नहीं है? दिया है अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय आयोग का पक्षकार नहीं है? विश्व विरासत सम्मेलन, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग। दिया है जीव जंतुओं के, वनस्पतियों के, लुप्तप्राय प्राणियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन, यानी सिटीज। भैया जो सिटीज था ये आया था, सिटीज एक प्रकार का अभिसमय है जिसको लाया गया था सन 2023 और 24 में। कब लाया गया था? 23 और 24 में। इसके पक्ष में बात नहीं की गई थी, बाकी सभी इन तीनों के पक्ष में बात करी गई थी सन 2025 में। उत्तर कौन सा हो जाएगा? बताइए। आगे प्रश्न दिया है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ई तो बना लेंगे। 27 वाली बैठक कहां पे? मिस्र में। कहां पर? मिस्र में। बना लीजिएगा, शर्म अल शेख मिस्र के अंदर। शर्म अल शेख मिस्र में ये बैठक होती है। 28 वाली बैठक कहां पर? दुबई। 29 वाली बैठक कहां पे? तो ध्यान दीजिएगा, अजरबैजान बाकू। और 30 वाली बैठक कहां पर? बेलम ब्राजील के अंदर। ये तो कर लेंगे ना, तो आसान क्वेश्चन है। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की अगर बैठक आपसे पूछ दिया 25 नंबर की, कहां पर? तो मैड्रिड में। कहां पर? मैड्रिड स्पेन के अंदर 25 नंबर की बैठक। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 26वीं बैठक के बारे में हमने अभी बताया, कहां पर? ग्लासगो के अंदर होती है, ग्लासगो। उत्तर क्या होगा भैया? ए का होगा डी। ए का हो जाएगा, देखो उत्तर लग गया, आसानी से लग गया। और सब ऐसे ही लगेगा, एक पकड़ोगे आराम से लग जाएगा। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जलवायु परिवर्तन की बात किसमें करा गया था? एक तो दुबई वाली बैठक में, एक तो दुबई वाली बैठक में, और दूसरा कहां पे? ग्लासगो। एक तो दुबई और दूसरा ग्लासगो। एक दुबई और दूसरा कहां पे? ग्लासगो। 26 बैठक और 28 बैठक ऐसी बैठक है जिसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी आंकड़े दिए गए थे। ध्यान दीजिएगा, उत्तर लगा लीजिएगा डी। और बढ़ेंगे आगे। अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 35 लाख लाभार्थियों को किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड दिया गया? संपत्ति कार्ड के लिए योजना कौन सी? स्वामित्व योजना। संपत्ति कार्ड की योजना हो जाएगी स्वामित्व योजना। योजना की शुरुआत करी गई, योजना की शुरुआत किया गया, कब करा गया? सन 2020 में करा गया स्वामित्व योजना, सन 2020। इसके तहत संपत्ति कार्ड दिए गए। संपत्ति कार्ड ताकि आपकी संपत्ति को कोई अधिग्रहित न कर पाए, इसके तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। योजना का नाम है स्वामित्व योजना। मनरेगा की अगर हम एक्ट की बात करते हैं तो मनरेगा पर एक्ट आता है सन 2005 में। मनरेगा के एक्ट को लागू करा गया था सन 2006 में। ध्यान रखिए, इसका नाम परिवर्तन करा गया, नाम परिवर्तन करा गया सन 2009 में किया गया। और ध्यान दीजिएगा, मनरेगा में रोजगार देने में सबसे टॉप पे कौन हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश रोजगार देने में क्या है? इसमें सबसे टॉप पे। बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया, उत्तर लगाए आप लोग? बी है। आगे प्रश्न दिया, 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस समिति ने भूमिका निभाई थी?
पंचायती राज संस्था तभी मजबूत होगी जब उसको संवैधानिक अधिकार मिलेगा। तो संवैधानिक अधिकार दिलाने की मांग किसने करा था? एलएम सिंधवे ने। लगाइए उत्तर बी होगा। ठीक है, पंचायत के लिए ध्यान दीजिएगा, पंचायत के लिए संवैधानिक दर्जे की मांग, संवैधानिक दर्जा की मांग, भैया उसको शक्ति देनी है तो संविधान में रखिए। संवैधानिक दर्जे की मांग किसने करा था? एलएम सिंधवी समिति ने करा था। और एलएम सिंधवी समिति की सिफारिश पर ध्यान दीजिएगा संविधान में 73वां संशोधन किया गया सन 1992। और ध्यान दीजिएगा एक भाग नया भाग में प्रावधान किया गया भाग 9 में, और इसका विस्तार पूछेगा। विस्तार संविधान में कहां से कहां तक? तो आर्टिकल 243 के ए से लेकर आर्टिकल 243 के कहां तक? ओ तक किया। और इसी के तहत संविधान में एक अनुसूची को बढ़ाया गया, अनुसूची, और कौन से नंबर की अनुसूची? तो 11। कौन सी? 11वीं अनुसूची, जिसमें किसका उल्लेख करा गया? तो पंचायत का उल्लेख किया गया। बढ़ेंगे आगे, उत्तर लगा लीजिएगा बी। आगे बढ़िएगा, प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के बी, हमने पढ़ाया था आपसे 243 का बी, 243 का अगर बी है तो बी फॉर क्या है? बिल्ड। बिल्ड माने क्या होगा? गठन, यानी पंचायत का गठन। आइए पढ़ते हैं। दिया है यदि राज्य सरकार विशेष प्रस्ताव पारित करे, अगर राज्य सरकार विशेष प्रस्ताव पारित करे तो मध्यवर्ती स्तर के पंचायत का गठन हो सकता है। दिया है यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता। आगे दिया यदि भारत के राष्ट्रपति छूट प्रदान करते हैं तो, यदि राज्य की जनसंख्या 50 लाख से अधिक नहीं है तो। दिया है कि बी के तहत कोई भी राज्य किसी स्थिति में मध्यवर्ती पंचायत का गठन नहीं करेगा। उसके लिए उपयुक्त विकल्प क्या हो सकता है? भैया जनसंख्या 20 लाख से अधिक क्या है? नहीं है। जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो कभी वहां पे मध्यवर्ती पंचायत नहीं होगी। जरा अच्छे से नोट करिए इसको, लिखिएगा मध्यवर्ती पंचायत के लिए, मध्यवर्ती पंचायत के लिए, पंचायत के लिए, मध्यवर्ती पंचायत के लिए वहां की जो जनसंख्या है, जनसंख्या, जनसंख्या ये कितना होना चाहिए? 20 लाख से कितना होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। और ऐसे जिले जहां की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है वहां के पंचायतों में मध्य स्तर की पंचायत यानी ब्लॉक पंचायत जरूर बना लीजिए। मध्यवर्ती पंचायत का मतलब ब्लॉक पंचायत है, ब्लॉक स्तर पे पंचायत। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पंचायत का कौन सा ढांचा दिया गया? त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय ढांचा देने वाले कौन थे? बलवंत राय मेहता। और पंचायत का द्विस्तर ढांचा कौन दिया था? अशोक मेहता। ठीक है, द्विस्तरीय ढांचा दिया था कौन? अशोक मेहता। देखिए अशोक मेहता, नाम भी देखिए दो ही है, 2 स्तर का विचार। नाम यहाँ पे 3 है यानी 3 स्तर का विचार। अगर कभी भूल जाए तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बना लीजिएगा भारत में पंचायती राज की शुरुआत कर दी गई किस समिति की सिफारिश पे? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज की भारत में शुरुआत करी गई। उत्तर बना लीजिएगा कौन सा होगा? तो बी हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है संविधान के अनुच्छेद 280 के 3 में के अनुसार पंचायत, अच्छा देखिए क्वेश्चन दे दिया है, प्रश्न दे दिया है और पूछा क्या है? 280 क्या दे दिया है? आर्टिकल 280 दे दिया है। अब आर्टिकल 280 दिया है, हमें ऑलरेडी पता है कि 280 का संबंध किससे हो जाएगा? केंद्रीय वित्त आयोग से। किससे होगा? केंद्रीय वित्त आयोग से इसका संबंध हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका संबंध केंद्रीय वित्त आयोग से है, क्योंकि राज्य वित्त आयोग के लिए ऑलरेडी एक अनुच्छेद है, कितना? 243 का आई है। नीति आयोग तो संविधान में है नहीं, रिजर्व बैंक को भी कोई संवैधानिक तौर पे कोई दर्जा नहीं है। उत्तर बिना पढ़े हम लगा सकते हैं केंद्रीय वित्त। बनाइए, अब ये क्वेश्चन गलत होगा तो फिर तो बेकार वाली बात है। बना लीजिएगा। हाँ, अगर हम वित्त आयोग की बात करते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग, वित्त आयोग जो पहला गठित हुआ था, पहला, ये सन 1951 में गठित हुआ था और इसके अध्यक्षा कौन थे? केसी नियोगी। पहला वित्त आयोग केसी नियोगी के अध्यक्ष में बनाया गया था। और ध्यान दीजिएगा अगर हम वित्त आयोग की बात करते हैं 14वां वित्त आयोग, ध्यान रखिएगा, वाई बी रेड्डी। किसकी अध्यक्षता में? वाई बी रेड्डी। अगर हम 15वीं की बात करते हैं नंद किशोर सिंह, एनके सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया। और अगर हम 16वीं की बात करते हैं 16वां, अरविंद पंगड़िया, किसकी अध्यक्षता में? अरविंद पंगड़िया की अध्यक्षता में बनाया जाएगा। और ध्यान दीजिए सरकार ने कहा है कि तुम मुझे रिपोर्ट सौंपो, और कब तक सौंपो? तो 21 दिसंबर सन 2025 तक, ताकि हम तुम्हारी सिफारिशों को 1 तारीख अप्रैल सन 2026 से क्या कर पाए? लागू। और कार्यकाल कितना रख पाए? तो सन 2031 तक का। बना लीजिएगा वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए गठित होता है? 5 साल। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। दिया है प्रश्न कि कंप्यूटर की पीढ़ियां, भैया जो सबसे पहला कंप्यूटर था ये वैक्यूम ट्यूब था। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरा कंप्यूटर ट्रांजिस्टर यानी रेडियो टाइप का आया था, पहला और दूसरा। बस अब आगे देख लो,
दिया है ए का 3, ए का क्या होगा 3। देखिए उत्तर मिला ना, एकदम आसान था पेपर, बस गहराई से आप लोगों ने देखा ही नहीं। चलिए कहाँ पढ़ना पड़ रहा है, देखिए एक ही तो 10 तो यही सवाल है, 10 नंबर तो आना ही चाहिए कम से कम। आगे देखिए दिया है, अब इससे आसान कोई सवाल हो सकता है इससे। नाना साहब ने विद्रोह कहां से किया था, कानपुर से। कारू भगत ने कहां से, रानीपुर से। अहमदुल्ला ने फैजाबाद से। खान बहादुर ने बरेली से। सोचिए पिछले, बताइए इसको। अरे एक दो आसान क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन मिल गया, 5 तो कठिन सॉल्व करवा देगा, ये ध्यान दीजिएगा। एक आसान सवाल अगर सॉल्व होता है तो दिमाग एकदम खुश हो जाता है, अब 5 तो कठिन सवाल ऐसे ही लग जाएगा। आइए लगाते हैं, देखिए आप ही लोग लगाएंगे, बनाइए, देखिए नहीं लग रहा है ये। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राज्यपाल की पदावधि 56 में है, कार्यकारी प्राधिकार 54 में है, 154 में। राज्यपाल को पद से हटाने की बात नहीं भैया, पद पर क्या करने की बात की गई है, नियुक्त करने की बात की गई है। नियुक्ति का अधिकार दिया गया, और किसको दिया गया, तो राष्ट्रपति को। किसको दिया गया, राष्ट्रपति को। यही स्टेटमेंट आपका गलत है। देखिए बनाना है, आसान क्वेश्चन थोड़ा सा तसल्ली देता है और कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है, इसको बना लीजिएगा। राज्यपाल की बात करते हैं, राज्य का प्रथम नागरिक और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। दिया था कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री, और संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल। राज्यपाल का आर्टिकल याद रखिएगा। आगे दिया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, आईआईटी दिल्ली ने प्राप्त किया है। बनाइएगा आईआईटी दिल्ली, और पूछेगा पूरे विश्व का सर्वोच्च संस्थान कौन होगा, सर्वोच्च, विश्व का सर्वोच्च होगा एमआईटी। क्या होगा, एमआईटी। एमआईटी एक संस्थान है जो कहां पे है, अमेरिका में। कहां पर, अमेरिका। सबसे टॉप यूनिवर्सिटी पूछेगा एमआईटी, कहां की, अमेरिका। और भारत का टॉप पूछेगा तो दिल्ली। ध्यान देखिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। प्राक्कलन समिति का गठन किया गया सन 1951 और 1952। सबसे पहली बार 51 और सन 1952 में एक समिति बनती है प्राक्कलन। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होगा भैया, कार्यकाल कितना होता है, 1 साल। संसदीय समितियों का कार्यकाल ही 1 साल का होता है। जब समिति बनी तो इसमें कितने सदस्य थे, 25 सदस्य। जब समिति बनी तो सदस्य कितने थे, 25। गठन के समय कितने थे, 25। पूछा था कि प्राक्कलन समिति में गठन के समय प्राक्कलन, अब देखिए यही सवाल पूछ देगा तो लगेगा कठिन है। प्राक्कलन समिति में गठन के समय 25 सदस्य थे, लेकिन सन 1956 के बाद इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, तो 30। और 30 सदस्य कहां से आते हैं, तो केवल और केवल कहां से, लोकसभा। उत्तर हो जाएगा लोकसभा, मतलब कि क्या होगा, डी। बनाइए। अब इसमें कितना ओएमआर ए रंग दिया होगा, सब नहीं रंगा है। अब नहीं बताएंगे तो फिर अब क्या ही है। चलिए क्या चीज हाँ, अरे यहाँ से ये पढ़ा होगा, जो बाद को ओएमआर रंगता है, रियली हम बता रहे हैं। देखिए गलतियां हम लोग से भी होती है। जैसे हम भी एक बार आईएएस का जब एग्जाम दिए, हालांकि उसमें नंबर मेरा ठीक आया था, तो दिए तो उसमें हुआ क्या कि 10, देखिए मेरी आदत है, अगर 100 क्वेश्चन हो तो हम 4 सेगमेंट में बांटते हैं, 25-25-25, कब दिमाग कहाँ चल जाए, ठीक है। इसीलिए 25-25 क्वेश्चन को हम रंगते हुए जाते हैं उसमें। तो हुआ क्या, इस तरह का था, ठीक है। अब मैंने देखा, इस पे टिक मारा था, वहां भी टिक था, पहले यही ना दिखेगा, सीधे देखा अच्छा ए है, रंगो पहले रंग दिया। बाद में जब नीचे आए थोड़ा सा ही पढ़े, पता चला गलत हो गया। अब एक क्वेश्चन का समझिए, मतलब आराम से बलिदान हो गया, मतलब बिना किसी समस्या के। तो ऐसी गलतियां होती हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती प्रचुरता निम्नलिखित में से संभावित प्रभाव है किसके अतिरिक्त। भैया वायुमंडल में अगर ग्रीन हाउस बढ़ रही है तो प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन किस पर नहीं पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पे। ध्यान रखिए, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी तो क्या वैश्विक उष्मायन नहीं बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ती है तो वैश्विक उष्मायन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वैश्विक उष्मायन बढ़ेगा, वैश्विक उष्मायन क्या होगा, बढ़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, CO2 का फर्टिलाइजेशन होगा, एकदम भैया CO2 का क्या होगा, तो निर्माण होगा। और जितना ज्यादा CO2 का निर्माण होगा उतनी ही ज्यादा गर्मी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये सब तो पॉजिटिव जा रहा है कथन। ओजोन का क्षरण होगा, बात क्या है, सही है, एकदम सही है। वैश्विक उष्मायन बढ़ेगा तो ओजोन परत का क्षरण होगा।
क्योंकि वैश्विक उष्मायन रहेगा तो जो पराबैंगनी जो ओजोन की लेयर है वो धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होगी। विविधता में वृद्धि नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, तो कमी होगी। जैव विविधता में क्या होगी, कमी। ऐसे जीव जो तापमान नहीं झेल पाएंगे वो तो मर जाएंगे, यानी विविधता में क्या हो गई, कमी हो गई। उत्तर लगाइएगा सी। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लीजिएगा वैश्विक उष्मायन में, वैश्विक उष्मायन में, वैश्विक उष्मायन में टॉप गैस पूछेगा, टॉप गैस। वैश्विक उष्मायन में टॉप गैस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़िएगा। प्रश्न दिया है कि एआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन ठीक है। एआई का उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। वो तो हो सकता है, जनरली मतलब समझ आधारित सवाल है। एआई सिस्टम और डीप लर्निंग का समानार्थी है। बात अपने आप में क्या है, सही है। डीप लर्निंग करता है यानी किसी भी फैक्ट को आप उसमें डालते हैं तो एक एक फैक्ट के बारे में वो जानकारी दे देगा। ठीक है। आगे, एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभव को निजीकृत करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। एआई ये पहचान लेगा कि आपको चाहिए क्या। ठीक है। जैसे आप फोन से किसी से बतियाए कि मेरे पास ये कपड़ा होना चाहिए, अब पता चला फेसबुक खोले वही दिखेगा। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, एक प्रोसेस है, समझिए। मेटा का सब कुछ है, मेटा का व्हाट्सएप है। ठीक है। जैसे नेक्सा की कार होती है ना, कार किसी कंपनी की हो, टाटा की हो, चाहे हुंडई की हो, चाहे किसी भी कंपनी को हो, लेकिन सब कंपनियों को जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है कार के अंदर वो नेक्सा कंपनी का होता है। ठीक है। यानी नेक्सा भारत की लगभग हर कार को रेगुलेट करता है। उसी तरह से जो ट्रांसमीटर फोन के अंदर होता है वो मेटा का ही है, जितने भी सोशल साइट है। तो मेटा क्या करता है, सबको इंटरलिंक करके रखता है। ठीक है। कल को किसी से बतियाए कि मुझे ये वाला फोन चाहिए, अब फेसबुक खोले फोन ही आया पहले सामने। ठीक है। अब प्रेरित होंगे आप कभी ना कभी, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार खरीद ही लेंगे लास्ट टाइम। तो ये चीजें हैं। एल्गोरिदम होता है, एक प्रकार का ट्रांसमीटर होता है। एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभव को निजीकृत करने में क्या करता है, मदद। उत्तर क्या होगा, 1, 2 और 3 होगा। भैया बता दीजिए, एआई के जनक एआई के जनक कौन हो जाएंगे, जॉन मैकार्थी। कौन है, एआई के जनक हो जाएंगे जॉन मैकार्थी। और एआई आधारित समिट का आयोजन कहाँ किया गया, एआई समिट कहाँ पर, पेरिस के अंदर। ध्यान दीजिएगा, एआई आधारित स्कूल कहाँ खोला गया, स्कूल की बात करेंगे कहाँ पर, केरल। एआई आधारित यूनिवर्सिटी कहाँ पर, महाराष्ट्र। एआई पार्क कहाँ, छत्तीसगढ़। कहाँ पर, छत्तीसगढ़। एआई पार्क कहाँ पे, छत्तीसगढ़। जो एआई की समिट पेरिस के अंदर हुई थी उसमें भाग लिया था भारत और कौन, फ्रांस। भारत और फ्रांस ने भाग लिया, और भारत की ओर से भाग लेने वाले नरेंद्र मोदी। कौन थे, नरेंद्र मोदी। उत्तर लगा लीजिएगा सी। आगे बढ़िएगा। प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया, ध्यान दीजिएगा, एनीमिया का लक्ष्य 2030 का था, परंतु अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक डेटा आया, कहा कि एनीमिया के लक्ष्य को हम बढ़ाकर कब तक कर रहे हैं, 2047। तो अब सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य कब तक है, 2047। ध्यान रहेगा ना। प्रश्न करेगा टीबी मुक्ति का लक्ष्य कब तक है, टीबी मुक्ति का लक्ष्य सन 2025। मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य कब तक है, मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य सन 2030 तक का है। अब एनीमिया पूछेगा तो 30 नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, सन 2047। चंद्रयान 4 का लक्ष्य बताइए, चंद्रयान 4 का लक्ष्य कब तक है, सन 2027 तक है। ध्यान दीजिए, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक है, नेट जीरो कार्बन 2070। रेलवे ने कहा है कि हम कार्बन मुक्त करेंगे, कब तक करेंगे, सन 2030 तक करेंगे। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होगी, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होगी सन 2025। अब 26 है ये, क्योंकि 4.5 ट्रिलियन के आंकड़े को हमने पूरा किया है, 21 महीना और बचा है, पूरा तो हो नहीं पाएगा। आगे सन 2025 और 26 कहा गया कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी कब तक, सन 2030 तक। ये भारत सरकार का डेटा है, 2030 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। हाँ, लेकिन आईएमएफ ने कहा कि मेरा अंदाजा है कि भारत सन 2028 तक क्या बनेगी, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। ध्यान दीजिएगा, विकसित भारत का लक्ष्य सरकार ने कब तक रखा है, विकसित भारत का लक्ष्य रखा है सन 2047 तक। और ध्यान दीजिएगा भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल को हम प्राप्त कर लेंगे 2030 तक। ये सब डेटा है, याद होना चाहिए। आगे प्रश्न दिया है कि 18वीं लोकसभा में स्पीकर के द्वारा वर्ष 2024 और 25 के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में, भैया अगर हम 18वीं लोकसभा की बात करते हैं तो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव था, चुनाव ये कब होता है, सन 2024 में। इन चुनावों की घोषणा होती है, इन चुनावों की घोषणा करी गई थी 16 मार्च को। कब किया गया था, 16 मार्च सन 2024। और चुनाव जो था, आयोजन, चुनावों का आयोजन कब किया गया, चुनावों का आयोजन करा गया 19 अप्रैल को। कब किया गया, 19 अप्रैल सन 2024। चुनाव कितने चरणों में होते हैं, 7।
कितने चरण में? 7 चरण में चुनाव होते हैं। अंतिम चरण पूछेगा तो 1 जून। कब होता है? 1 जून सन 2024। और ध्यान रखिएगा, मतगणना कब करी गई? मतगणना, चुनावों के नतीजे पूछेगा कब? 4 जून को। कब आते हैं? 4 जून को चुनाव के नतीजे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। और लोगों ने शपथ ग्रहण कब किया था? शपथ ग्रहण किया था कब? 9 जून को किया था। ये पूरा डेटा रहा, ठीक है। और इस 18वीं लोकसभा के तहत लोकसभा का स्पीकर बनाया गया था ओम बिरला। किसको बनाया गया? ओम बिरला। लेकिन लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? हाँ, ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर की बात करेगा। प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा, प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा के अंदर कौन बनाया गया था? भर्तहरि महताब। भर्तहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया। और प्रधानमंत्री बनाए गए थे नरेंद्र मोदी साहब। दिया है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल को बनाया गया। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष संजय जायसवाल को बनाया, संजय जायसवाल को बनाया गया। संजय जायसवाल को, संजय जायसवाल को बनाया गया। ये क्या पूछा है? ठीक है, हाँ यही है फिर उत्तर। बनाइए। डेटा संरक्षित करिए, बहुत जरूरी होता है। मैनेज ना हो पाए तो भी करिए। आगे बढ़े यहां से। क्या हंस रहे हैं? दिया है, कथन दिया है और कारण दिया है। दक्कन ट्रे भूमिगत जल भंडार में क्या है? विपन्न है। बात क्या है? अच्छा, विपन्न का मतलब है कि नहीं? हाँ, वही तो हम आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे ऊपर। विपन्न का मतलब हाँ या नहीं है? विपन्न का मतलब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक होता है व्युत्पन्न, एक होता है विपन्न। व्युत्पन्न का मतलब उत्पन्न करने की क्षमता, विपन्न का मतलब उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड वाटर जो सबसे नीचे है ये दक्षिण भारत का ही है, और ग्राउंड वाटर जो सबसे ऊपर है ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूमिगत जल में संपन्न है या फिर नीचे है। दिया है कि दक्कन ट्रैप के ऊपर 1000 मीटर से अधिक मोटी अन्वेषण विशाल चट्टान की एक प्रकार की क्या है? परत है। सोचिए, जब 1000 मीटर तक परतें हैं, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर तक परत है, तो भी भूमिगत जल होगा कहां पे फिर? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कथन दोनों सही है, लेकिन ध्यान दीजिए व्याख्या नहीं है, क्योंकि जल न होने का कारण कुछ और है। बता रहे हैं कारण क्या है, कहाँ है, व्याख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा दक्कन ट्रैप। अरे इसको सही तो करिए। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप भूमि जल भंडारण में, भूमि जल में, भूमि जल में, भूमि जल में ध्यान रखिएगा विपन्न है। भूमि जल में दक्कन ट्रैप क्या है? विपन्न है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा सर्वाधिक स्थानों पर, सर्वाधिक स्थानों पर, सर्वाधिक स्थानों पर, यानी जो दक्कन ट्रैप की जो सर्वाधिक भूमि है इस पर सड़कों, सड़कों व विनिर्माण की वजह से, सड़क और विनिर्माण और इसकी संरचना, इसकी संरचना ऐसी है कि पानी जब भरता है तो सीधे समंदर में चला जाता है, रुकने का कोई असर। हमारे यहाँ बाढ़ आती है, उधर आती ही नहीं। बाढ़ आएगी सीधे खाली 1 घंटा। जैसे कृष्णा नदी में बाढ़ आई 1 घंटा में खाली, ठीक है, वहां का ये नियम। पानी पठार के ऊपर से सड़क कर सीधे चला जाता है, मतलब समंदर में। सड़कों व विनिर्माण, वहां पर विनिर्माण किया गया। लोगों ने अपने आसपास के माहौल को इतना ज्यादा प्लास्टर कर दिया कि भूमि ने पानी सोखना ही बंद कर दिया। प्लास्टर करेंगे सीधे बह के समंदर में चला गया। ये इसके मूल कारण है, सड़क, विनिर्माण है और संरचना। ये 3 कारण है जिसके तहत दक्कन ट्रैप जो है ये जल में विपन्न है। आगे प्रश्न दिया है कि 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में सबसे अच्छी तरह से जानी जाती है, क्योंकि यह तिथि संबंधित है किससे? दांडी यात्रा से। ध्यान दीजिएगा, दांडी यात्रा की अगर हम बात करते हैं, दांडी यात्रा, भैया यात्रा की शुरुआत होती है 12 तारीख को। 12 मार्च को एक यात्रा शुरू हुई 1930 में। यात्रा कितने दूरी के लिए चली गई थी? 385 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 385। कितने दिनों की यात्रा थी? 24 दिनों की यात्रा थी। कितने लोग मिलकर चले थे? 78 लोग। कितने लोग थे? 78। कोई विदेशी भी था क्या? हाँ, एक तो विदेशी था। विदेशी का नाम क्या था? वेब मिलर। वेब मिलर नाम का एक तो विदेशी था, और ये पत्रकार था। कहाँ का था? अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी चले और कब पहुंचे? 6 तारीख को पहुंचे। 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी पहुंचा, और 6:30 पर, 6:30 पर इन्होंने नमक हाथ में लिया और नमक कानून का विरोध किया। और देखो, आईएएस ने एक सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि जब महात्मा गांधी नमक कानून का विरोध कर रहे थे तो किस दिशा की ओर होकर कर रहे थे? बताइए, बहुत जरूरी सवाल है भाई, जरा ध्यान दीजिए। अगर
पश्चिमी कल्चर ने नमक कानून को लगाया तो हमें विरोध करना है तो हम उधर की तरफ देख कर न करेंगे। तो महात्मा गांधी विरोध किस तरफ देख कर रहे थे? पश्चिम की ओर। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत मतलब क्रिटिकल सवाल है ये। साबरमती से यात्रा शुरू होती है, साबरमती से यात्रा शुरू होती है और खत्म कहाँ पे होती है? दांडी में। और इसी यात्रा के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या करा गया? शुरुआत करा गया। सविनय अवज्ञा की शुरुआत की गई। और भैया ध्यान दीजिएगा, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को लाने के लिए गांधी से सिफारिश करने वाली कमला देवी चट्टोपाध्याय, बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए लिखने का ये तरीका है, सीखिए इसको। ठीक है, सारी बात को एक लाइन में लिख जाइए पूरा। जैसे उड़ीसा से कोई डेटा आया, उड़ीसा, एक लाइन में पूरा डेटा छोटा 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 करके अपने ही पढ़ना है, दूसरे को तो पढ़ाना नहीं है इसे। दांडी यात्रा नोट कर लीजिएगा। बाकी जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछेगा 1919 हो जाएगा। बंगाल डिवीजन 1905। भारत छोड़ो 1942 हो जाएगा। उत्तर लगा लीजिएगा भैया डी। प्रश्न दिया है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। ठीक तो लग रहा है? पहली बैठक। और सेकेंड बैठक की बात करते हैं 11 दिसंबर 1946। और तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946। ध्यान दीजिएगा 2 सितंबर सन 1946 जब अंतरिम, भैया हम कुछ बोल रहे हैं यार, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तभी तय हो गया कि ध्यान दीजिएगा जो संविधान होगा, इस संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी किसकी होगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की होगी। भैया पढ़िए आगे। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में नहीं बुलाया गया था। जब कहा गया था कि भूमिका ज्यादा है तो बुलाया कहीं नहीं जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत। बनाइए, इजी सवाल था ये। आगे बढ़िएगा। प्रश्न दिया है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी खर्चा को बढ़ा देना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि को क्या करना? सुनिश्चित करना। ध्यान दीजिएगा, दिया है मूल्य को रेगुलेट करना, यानी पैसा, मुद्रा, मूल्य और मुद्रा, इन दोनों को, मुद्रा को रेगुलेट करने के लिए सरकार क्या बनाती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका निर्माण कौन करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आगे प्रश्न दिया है, बना लीजिएगा उत्तर बी। आगे मौद्रिक नीति की दर कितना? 4.5%। जुलाई 2025 में तेलंगाना में चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान, बच्चों को शोषणकारी और खतरनाक परिस्थिति से बचाना है। आगे अगर हम ऑपरेशन परिवर्तन की बात करते हैं, ऑपरेशन परिवर्तन, भैया ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन परिवर्तन, अगर हम ऑपरेशन परिवर्तन की बात करते हैं कहां पर? आंध्र प्रदेश में। गांजे की खेती, जो गांजे की खेती है ना, गांजे की खेती को क्या करने के लिए? प्रतिबंधित करने के लिए। ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन पोलो, अभी हाल ही में ऑपरेशन पोलो की वर्षगांठ मनाई गई। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे होगा? हैदराबाद के अंदर ऑपरेशन पोलो चलाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में और भारतीय सेना ने चलाया था। ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद की रिहाई के लिए। और प्रश्न करेगा आपसे ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे हो जाएगा? ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे होगा? म्यांमार से होगा। ऑपरेशन राइजिंग का संबंध किससे हो जाएगा? ऑपरेशन राइजिंग का संबंध किससे हो जाएगा? इजराइल से होगा। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस का संबंध किससे हो जाएगा? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस का संबंध किससे होगा? ईरान से। किससे होगा? ईरान से। ऑपरेशन हैमर का संबंध किससे होगा? अमेरिका। ऑपरेशन हैमर का संबंध किससे होगा? अमेरिका। ऑपरेशन शील्ड का संबंध किससे होगा? ऑपरेशन शील्ड का संबंध भारत के पश्चिमी भाग में चलाया गया और ये एक प्रकार की मॉक ड्रिल है। क्या है? मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड एक प्रकार की क्या है? मॉक ड्रिल है। अगर पहलगांव हमला पूछेगा, पहलगांव हमले से 2-4 बातें, क्या क्या बात कनेक्ट होती है? तो ध्यान दीजिएगा, पहलगांव हमला से कनेक्ट होने वाली बात, अगर पहलगांव हमला की बात करते हैं भैया, पहलगांव हमले से क्या क्या बातें कनेक्ट होती हैं? तो एक बात कनेक्ट होती है, लिखिएगा, एक बात कनेक्ट होगी ऑपरेशन शील्ड। एक दूसरी बात कनेक्ट होती है ऑपरेशन, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन अभ्यास। एक तीसरी बातें कनेक्ट होती है ऑपरेशन सिंदूर, तीसरी बात हो जाएगी ऑपरेशन सिंदूर। एक चौथी बात यहां से कनेक्ट होती है ऑपरेशन महादेव। क्या होगा? ऑपरेशन महादेव। एक चौथी बात कनेक्ट होती है ऑपरेशन महादेव। बना लीजिएगा। ठीक है, एक छात्र कल बोल रहे थे सर ट्रेन की तरह क्यों पढ़ाते? तो यार किसका मन करेगा इतनी सुबह आके इतना बोलने का बिना खाए पिए? किसी का मन, मेरी मजबूरी है, जान लीजिए कि हम इतना अब मतलब तेज। अब मेरा मन होता है डेटा भी ना छूटे, और डेटा छोड़ देंगे तो आप लोग फिर गुस्साने लगेंगे।
काहे नहीं गुस्साते हैं यार? हाँ, खाना खा के आए, सुबह कौन बना के देगा जी? बताइए। चलिए, बनाइए इसको। क्या? बहुत। बस इतना समझिए कि जीवन इतना क्रिटिकल है कि अब मतलब उसकी व्याख्या नहीं है। ऑपरेशन शील्ड भारत के पश्चिमी भाग में, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन अभ्यास भारत के कौन से भाग में? पूर्वी। ऑपरेशन सिंदूर पूछेगा तो ये पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली चलाया गया था। और ऑपरेशन महादेव के तहत जो टीआरएफ था, इसके आतंकी को मारा गया था। टीआरएफ के आतंकी को मारा गया, द रेजिडेंट फ्रंट को मारा गया। ठीक है, दरअसल एक बैच है होमवर्क सीरीज, इस बैच पे मेरा पूरा वो रहता है, फोकस रहता है, तो हम सोच रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट कर दिया जाए। उसमें मेरा टाइम लगभग, घर पे पढ़ाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, पढ़ाने में तो 2 घंटा लगता है, लेकिन उसके कंटेंट को बनाने में लगभग 5 घंटे लग जाते हैं, नियर अबाउट 5 घंटा, मिनिमम 5 घंटा लगता है। आप लोग का कंटेंट बनाने में लगभग 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाता है। तो लगभग 5 से 7 घंटे जो है ये 2 क्लास को मैनेज करने में लगता है, बाकी क्लास तो और अलग है, मतलब उनका मुद्दा। ये इसको बना लीजिएगा। सोचिए कि एक मतलब 100 क्वेश्चन में से लगभग जान लीजिए 1000 क्वेश्चन ट्रेवल करने के बाद 100 क्वेश्चन मिलता है जो आप लोग के लायक होता है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन उतना आप लोग के लायक नहीं। अब रोलेट एक थोड़ी देंगे यार, कब आया? ठीक है, अब पेपर का स्तर देख के खुद ही पता, 1000 क्वेश्चन को ढूंढने के बाद वहां से 100 क्वेश्चन निकाल के आप लोग के सेट में डाला जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बना लीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, कथन दिया है, दीर्घ ज्वार चंद्रमा की प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है चतुर्थांश? मैथ का सवाल, मैथ के सवाल में चतुर्थांश पढ़ा होगा। चतुर्थांश में हम करते क्या है, गोला बनाकर इसको ऐसे काट देते हैं, यही होता है ना? ठीक है, तो दिया इसका तृतीय चतुर्थांश। मान के चलो कि हमने इसको 1, 2 और इसको तीसरा माना, तो तृतीय चतुर्थांश, हर चतुर्थांश अपने आप में क्या बना रहा है? समकोण। क्या बना रहा है? समकोण। हर चतुर्थांश अपने आप में क्या बना रहा है? समकोण। ध्यान दीजिएगा, समकोण। और जैसे ही सूर्य और चंद्रमा की समकोण स्थितियां होती हैं, जैसे ही सूर्य और चंद्रमा की समकोण स्थिति होती है, समकोण स्थिति, भैया हर समकोण स्थिति लघु ज्वार का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? लघु ज्वार का निर्माण करेगी। क्या दिया है? दीर्घ ज्वार चंद्रमा की प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश अवस्था में घटित होते हैं। बात अपने आप में क्या है? गलत है भैया। जब चंद्रमा और सूर्य चतुर्थांश में होंगे तो आने वाला ज्वार कैसा होगा? लघु, क्योंकि ये समकोणी स्थिति बना रहे होते। तो बनाइए, बना के दिखा दें। जैसे देखिए, देखिए सूर्य तो अपने स्थान से हटेगा नहीं, सूर्य तो कंस्टेंट रहेगा। देखिए सूर्य अपने स्थान से नहीं हटेगा, ये कंस्टेंट रहेगा। सूर्य का चक्कर कौन लगा रही है? पृथ्वी लगा रही है। सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। कौन लगा रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब ये किस अवस्था में होते हैं? समकोणी स्थिति में। जब ये सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोणी अवस्था में होंगे तो यहाँ पर आने वाला जो ज्वार और भाटा होगा ये क्या होगा? लघु होगा। और जब ये सीधी रेखा में होते हैं, जैसे यहाँ पे सन हो गया, यहाँ पर अर्थ हो गया और यहाँ पर मून हो गया, जब ये सीधी रेखा में होते हैं, सीधी रेखा में, तो ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। और ग्रहण के समय आने वाला ज्वार और भाटा हमेशा और हमेशा क्या होता है? बृहद होता है। बना लीजिए, बृहद ज्वार भाटा कब आते हैं? ग्रहण के समय। और ध्यान दीजिएगा, लघु ज्वार भाटा कब आता है? समकोणी स्थिति होने पर या चतुर्थांश की तृतीय अवस्था में लघु ज्वार भाटा। बना लीजिएगा। आगे बढ़े यहां से। तो हो ही गया होगा, इसमें क्या ही है, देख लिए, हो गया। त्रिकोणीय अवस्था, सीधी अवस्था। चंद्रमा की तुलना में सूर्य लगभग 27 बिलियन गुना विशाल है। इसका जो द्रव्यमान है सूर्य का चंद्रमा से 27 मिलियन गुना बड़ा है। लिख लीजिएगा द्रव्यमान सूर्य का। सूर्य का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान है चंद्रमा से 27 मिलियन गुना विशाल है। अतः ज्वारों पर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा से 46% क्या होता है? ज्यादा। जो ज्यादा है उसका प्रभाव क्या होगा? ज्यादा। ज्वार और भाटा सुने हैं? समुद्री जल का अपने समान स्तर से ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना क्या कहलाएगा? भाटा। एक ज्वार और भाटा के बीच का समय अंतर कितना होता है बताइए? स्टेटमेंट पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला क्या है? गलत है। पहला गलत है लेकिन दूसरा सही। पहला असत्य है लेकिन दूसरा सही है ना भैया? ठीक है, और कहीं कुछ नहीं ना है ऐसा? ठीक है। अरे बताइए, हमने क्या पूछा? हमने पूछा ज्वार और भाटा के बीच का समय कितना होता है। जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये रहा पृथ्वी। पृथ्वी पर कहीं ना कहीं पानी है भैया। वाटर का लेवल तो बढ़े घटेगा नहीं, एक जगह का वाटर लेवल नीचे जाएगा, दूसरी जगह का क्या होगा? ऊपर आएगा। तो हमारी पृथ्वी के सामान्य पानी के स्तर का ऊपर उठना
ज्वार कहलाएगा और नीचे गिरना क्या कहलाएगा, भाटा। देखिए जो स्थिति ऊपर उठी इसको हमने क्या बोला, ज्वार। ये वाली स्थिति भी क्या कहलाएगी, ज्वार। ये वाली स्थिति क्या है, भाटा। और यहाँ वाली स्थिति क्या है, भाटा। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि एक बार में पृथ्वी के दो स्थानों पे ज्वार और दो स्थानों पे क्या आता है, भाटा। एक बार में पृथ्वी के कितने स्थानों पर ज्वार आएगा, दो। कितने स्थान पे भाटा आएगा, तो दो। अब इनके बीच का जो समय अंतराल होता है कितना होता है, 6 घंटा और 13 मिनट। 6 घंटा और 13 मिनट इनके बीच का समय अंतराल होता है। यहाँ पे भी 6 घंटे और कितना होगा, तो 13 मिनट का समय अंतराल। यहाँ पे भी 6 घंटा और 13 मिनट का समय अंतराल। यहाँ पे भी 6 घंटे और 13 मिनट का समय अंतराल। कभी कभी एक सवाल पूछ देता है कि ज्वार से ज्वार के बीच का समय कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 12 घंटे और कितना होगा, 26 मिनट होता है। बना लीजिएगा। आगे बढ़े यहां से, तो पढ़ लीजिए आप लोग, बहुत जरूरी होता है। कॉमन सवाल है, एग्जाम में आते हैं, नंबर फालतू कट जाता है, आसान होता है। जब आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न है कि पीछे उत्तर लगा लिए हम लोग। दिया है प्रश्न आपका कि सूची 1 को 2 से मिलान करिए। रेगुर मिट्टी, ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी होती है जो सूरत, गुजरात, यही सब हिस्से में होती है। यानी ए का होगा 4, ए का क्या होगा 4। देखिए उत्तर मिल गया। आप लोग कह रहे थे कठिन। आगे प्रश्न दिया है, भारत के अधिकांश साल वन महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। भैया बात अपने आप में क्या है, सही है। साल वन जो है इसके बारे में लिखिएगा। साल वन जो है, साल वन ये एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय कैटेगरी के हैं। एक प्रकार के उष्णकटिबंध कैटेगरी के हैं। ये महाराष्ट्र में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, और ये वन एमपी में भी हैं। ये वन छत्तीसगढ़ में भी हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। ये वन अगर हम बात करेंगे चौथे नंबर पे, तो ये वन आपके झारखंड के अंदर भी है। यानी इन सभी 4 राज्यों में ये वन पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं और अधिकांशतः पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी कर्नाटक में भी सागौन का उत्पादन होता है। बात ठीक है। देवदार पूर्वी हिमालय, भैया देवदार जो है ये पश्चिमी हिमालय है। देवदार का जो घर होता है ये क्या होता है, पश्चिमी हिमालय होता है, न कि पूर्वी हिमालय। देवदार का घर जो होगा ये पश्चिमी हिमालय से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। बना लीजिएगा, तीसरा कट जाएगा। पूछा है कितने सही है, केवल 2। केवल 2 ऐसे कथन है जो कि सही। बनाइए। आगे प्रश्न, भारत पे सर्वाधिक वनों की संख्या पूछेगा तो पर्णपाती क्या होते हैं, पर्णपाती। RS मुंबई मामले का निर्णय सन 1994 में लिया गया था। RS मुंबई का जो वाद था सन 1994 के अंदर आया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से संबंधित था। 356 का मतलब राष्ट्रपति शासन। SR मुंबई की सरकार थी तमिलनाडु के अंदर। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा हुआ जब चुनाव हुआ तो सरकार अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई, तो सरकार ने कहा कि हमें समय दिया जाए बहुमत को सिद्ध करने के लिए। क्यों भैया, समय तो होना चाहिए। जैसे चुनाव से शपथ ग्रहण के बीच में समय रखिए, ताकि हम चाहें तो कुछ विधायकों को मिलाकर कुछ लोग को मैनिपुलेट करके अपना बहुमत ला पाए। लेकिन सरकार ने क्या किया, बहुमत सिद्ध करने का समय नहीं दिया और सीधे वहां पे राष्ट्रपति शासन को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया कि यहाँ की सरकार में लोगों का विश्वास नहीं है, तो ये सरकार देश को या राज्य को चलाने लायक नहीं है। अब वहां पे क्या लागू होगा, तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और इसके लिए प्रयोग कौन सा आर्टिकल किया, तो ध्यान रखिएगा 356 किया। ठीक है, 356 इतना ज्यादा हावी था कि कहीं भी सरकार जरा सा भी हिलती थी 356। जैसे समझिएगा, आर्टिकल 356 का जो सबसे पहला प्रयोग था ये सन 1951 और 52 में किया गया। सन 1951 में पंजाब के अंदर कोई सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति ने कहा कि अब हमारे अधीन होगा और वहां पे राष्ट्रपति शासन को क्या कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है, एक लोकतांत्रिक सरकार थी सन 1956 में, केरल की सरकार। केरल की सरकार पर दुशासन का आरोप लगा के, मतलब कि आप शासन को ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, दुशासन का आरोप लगा के केरल की सरकार को एक्वायर कर लिया और वहां पे राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया। तो यहां से एक सवाल पूछा गया कि सबसे पहली बार लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया, केरल। पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां, पंजाब। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन कहां पे लगा, केरल। 1900 कब लगा, 56। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना पावर कैसे हो गया आर्टिकल 356 को, तो किसी सरकार को हटा के लग जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, SR मुंबई का मामला था 1994 में, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई भी पार्टी अगर चुनाव जीतती है या फिर अपने कार्यकाल के दौरान अगर उसका बहुमत खत्म होता है तो उसको बहुमत सिद्ध करने का क्या दिया जाए, मौका। ऐसा नहीं कि रात में बहुमत खत्म हुआ, 2 विधायक खरीदे, सुबह राष्ट्रपति शासन, ऐसा नहीं करना भैया। बहुमत सिद्ध करने का उसको क्या दिया जाना चाहिए, मौका। और उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 356 इतना ज्यादा पावर लिए घूम रहा है, इसकी शक्तियों को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। यानी इसकी शक्तियों को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। ये मामला किसके दुरुपयोग से था, 356 के दुरुपयोग से। उत्तर क्या होगा, दोनों कथन क्या है, सत्य है। बनाइए भैया, कहानी सुना दी, उत्तर लगा दी। कहानी से कोई विशेष प्रभाव तो पड़ा नहीं होगा।
आगे दिया है प्रश्न, सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। चुनाव सुधार दिनेश गोस्वामी समिति थी। ए का होगा 4, ए का होगा 4। देखिए आंसर मिल गया। आगे प्रश्न दिया है 6 जनवरी 2024 तक आदित्य L1 के बारे में ठीक मील का पत्थर कौन सा है? सूरज की प्रत्यक्ष कक्षा में भारत का पहला प्रोब है, ये भी हो सकता है, लेकिन पूछा है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। सूर्य पृथ्वी लैंग्रेज बिंदु के चारों ओर हेलो कक्षा में दर्ज होने वाला ये पहला भारतीय मिशन है। ये बात अपने आप में क्या है सही। लैंग्रेज बिंदु का मतलब ये जो किनारे का पॉइंट होता है, यहाँ पे भी यहाँ पे स्थापित करना बहुत बड़ी बात है यार। सूर्य खींच लेता है और यहीं पर भारत ने स्थापित कर दिया। अब सीधे यहाँ से घूमेगा और रन करेगा और सूर्य की अवस्थाओं के बारे में पृथ्वी पे जानकारी भेजेगा। आदित्य L1 मिशन, ध्यान दीजिएगा, जो आदित्य L1 मिशन है, आदित्य L1, जो आदित्य L1 मिशन है भैया ध्यान दीजिएगा, आदित्य L1 मिशन जो है इसको लागू किया गया था या भेजा गया था सन 2023। इसके मिशन डायरेक्टर कौन थे? निगार साझी। कौन थे? निगार साझी मिशन डायरेक्टर इसके रहे थे। और आदित्य L1 मिशन जो था इसमें कितने पैलेट लगे थे? 7 पैलोड इसमें लगाए गए थे। इसमें 7 पैलोड लगाए गए थे, 7 पैलोड। और भारत का पहला सूर्य मिशन था ये, भारत का पहला सूर्य मिशन पूछेगा आदित्य L1 मिशन। और इसको किस रॉकेट से भेजा गया था? अगर हम रॉकेट की बात करते हैं, रॉकेट, इस मिशन को किस रॉकेट से भेजा गया था? PSLV, PSLV C57 था ना, बनाइएगा, तब तो लिख ही दिया हमने। आगे बढ़ेंगे यहां से। आगे प्रश्न दिया है कि भारत के 2025 रक्षा बजट आवंटन का रुझान कौन सा है? पूंजीगत खरीद में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है जो स्वदेशी प्रणालियों पर क्या करेगा? ध्यान देगा। ठीक तो लग रहा था ये पढ़ने में भी, ध्यान दीजिएगा। देखिए सरकार सर्वाधिक खर्चा, सरकार का जो सर्वाधिक व्यय है, सर्वाधिक व्यय, सरकार का सर्वाधिक व्यय है, ये किस पर होता है? रक्षा पर। किस पर होता है? रक्षा पर। हाँ, सर्वाधिक व्यय वाला मद कौन सा होगा? तो रक्षा। भैया अगर हम रक्षा की बात करते हैं, रक्षा संबंधित हमारे पास आज बहुत सारा कुछ है। जैसे S-400 मिसाइल हमने रखा है, अग्नि 5 मिसाइल का हमने हाल ही में परीक्षण किया है। हमारे पास INS विक्रांत है, हमारे पास INS विक्रांत है, हमारे पास और क्या है? राफेल है। और अब हम स्वदेशी तरीके से ब्रह्मोस का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और हमारे पास स्क्वाड्रन 5 के अंतर्गत आने वाली पनडुब्बियां हैं जिसको आप प्रोजेक्ट 75 भी करते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट 75 है और हमारे पास सुखोई जैसा क्या है? विमान है। देखिए इतना मैंने लिख दिया, सुखोई 30, और ये सभी चर्चा में थे। 2025 में जितनी भी बात मैंने ये बोर्ड पे लिखा है ये सब चर्चा में थे। S-400 में यस का मतलब क्या है? सुदर्शन। यस का मतलब सुदर्शन चक्र। क्या होगा? सुदर्शन चक्र का समझौता भारत किसके साथ किया है? रूस के साथ। किसके साथ? रूस। अग्नि 5 एक प्रकार की स्वदेशी मिसाइल है। कैसी है? स्वदेशी। एक ऑपरेशन चलाया गया, कौन सा? दिव्यास्त्र। कौन सा? दिव्यास्त्र। अग्नि 5 मिसाइल को बनाने के लिए ऑपरेशन कौन सा? दिव्यास्त्र। ऑपरेशन कौन सा? दिव्यास्त्र। विक्रांत एक प्रकार का पूछेगा तो विमान वाहक पोत है। क्या है? विमान वाहक पोत। विमान वाहक पोत पूछेगा भारत का सबसे बड़ा, तो कौन सा होगा? विक्रांत। राफेल की बात करते हैं, राफेल। राफेल एक प्रकार का लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार का लड़ाकू विमान है राफेल। और जिसको हमने कहां से लिया है? तो फ्रांस से। ब्रह्मोस की बात करते हैं, एक प्रकार का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, एक प्रकार का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको हमने कहां से लिया है? तो रूस से। अब ब्रह्मोस को हम लोग भारत में भी बनाएंगे, लखनऊ के अंदर। इकाई का उद्घाटन करने वाले राजनाथ सिंह है। प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे होगा? नौसेना। और इसमें कितनी पनडुब्बियों को रखा गया? अब 8 है। कितनी है? 8। सुखोई 30 की बात करते हैं, सुखोई 30 का संबंध रूस। एक प्रकार का ये स्वदेशी अब तो वर्जन हो गया है, स्वदेशी वर्जन है सुखोई 30। सुखोई 30 और राफेल, ध्यान दीजिएगा। इसको उड़ाने वाली महिला पूछेगा, महिला। भैया 8 हो गया है, बढ़ा है यार, चाहे नहीं पढ़ते, ठीक है। ये राफेल और सुखोई 30 को उड़ाने वाली महिला पूछेगा तो द्रौपदी मुर्मू। उड़ान भरने वाली महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो द्रौपदी। अरे पूरी बात सुने ही नहीं, हमने राष्ट्रपति आगे जोड़ने वाले थे, तब तक बोल दिए बीच में, बना लीजिएगा, ठीक है। 2 लड़ाकू विमानों से उड़ान भरने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। चलिए ये सब लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। आगे दिया है, कथनों पर विचार करिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एकदम कहा था। अनुच्छेद 32 और 26 की प्रकृति समान है, ये भैया गलत बात है, समझिएगा। आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32, ये केवल मूल अधिकार संबंधित रिट जारी करता है, खाली मूल अधिकार का रिट दायर करेगा। हाँ, लेकिन आर्टिकल 226 जो है ना, ये आर्टिकल 226 मूल अधिकार प्लस मूल अधिकार से हटकर, मूल अधिकार पर तो रिट दायर करेगा ही, लेकिन मूल अधिकार से हटकर भी रिट दायर करता है, इससे हटकर भी रिट दायर करता है। यानी इसका नेचर अलग है, इसका नेचर क्या है?
अलग है। आगे दिया है कि 226 का दायरा 32 से क्या है, बड़ा है, एकदम बड़ा है। ठीक है, अगर किसी आसाम के व्यक्ति को अगर रिट दायर करना है तो हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट जाएगा वो, न कि दिल्ली आएगा। तो दायरा क्या है, बड़ा है, ऐसा आप लिख सकते हैं आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 ई ग्रेटर देन किससे, आर्टिकल 32 से। ये वाला सिंबल बना लीजिएगा। ठीक है, कौन सा, 1 और 3, क्या पूछा है भैया? हाँ, केवल दो ऐसे युग्म हैं जो सही है। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र राज्यों के बीच मौद्रिक संबंध को नियंत्रित करने हेतु पूरी तरह से एक बात स्थापित करने वाला मौद्रिक उदाहरण है? कौन सा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। स्वतंत्र राष्ट्र यानी दो सम्मेलन के तहत दो संगठन बनाए गए, एक आईएमएफ बनाया गया और दूसरा क्या बनाया गया, वर्ल्ड बैंक, जो पूरे विश्व भर के मौद्रिक संगठन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। आगे प्रश्न दिया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। साइमन आयोग 1928 में भारतीय सदस्य नहीं थे, इसका देशव्यापी विरोध हुआ। बात क्या है, सही है भैया, भारतीय कोई था ही नहीं, विरोध हुआ इसका। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारत के ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत, भैया ब्रिटिश प्रशासन का है, भारतीय शासन के अंतर्गत, कहा कि भारतीय शासन के अंतर्गत हमें एक क्षेत्र दीजिए जिसमें हमारा संविधान होगा और हमारे ही लोग उस पर क्या करेंगे, शासन करेंगे। विदेशी समझौते आप देख लीजिएगा, अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो ब्रिटिश शासन नहीं, ब्रिटिश शासन के अधीन तो ऑलरेडी हम थे ही। स्टेटमेंट दूसरा क्या है, गलत है, पहला क्या है, सही है, एक सही लेकिन दूसरा। देखो थोड़ी थोड़ी बारीकियां हैं बस। तो अब हम क्या ही करें, ये तो समस्या आप लोग की है। फिर दिया है प्रश्न, इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्णांतरिक प्रवर्तन सब होता है। दिया है तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। तारा टिमटिमाता तो है नहीं, झूठी घटना किसमें आती है, अपवर्तन में। समंदर का नीला रंग प्रकीर्णन, जब भी रंग पूछेगा उत्तर क्या होगा, प्रकीर्णन। रंग बिखर जाए तो डिस्पर्जन, क्या होगा, काम किया ना, ट्रिक बताया था कि नहीं आप लोग को हमने। सच्ची घटना पूछेगा तो परावर्तन, झूठी घटना अपवर्तन, चमक पूर्णांतरिक परावर्तन, रंग बिखरेगा डिस्पर्जन या प्रकीर्णन बोलते हैं, और रंग दिखेगा सॉरी वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, और रंग दिखेगा तो स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन, क्या होगा, प्रकीर्णन। देखिए रंग दिखा, प्रकीर्णन, तारा टिमटिमाया, घटना झूठी हो गई, अपवर्तन। इंद्रधनुष का निर्माण, चमक भी दिखता है, झूठी घटना भी होती है, रंग भी दिखता है, यानी अपवर्तन, प्रकीर्णन और पूर्णांतरिक प्रवर्तन। स्टेटमेंट तीनों सही है, सभी तीनों युग में क्या होगा, सही होगा। आगे प्रश्न दिया है कि जुलाई 2025 में नौसेना के एक बड़े बेड़े में शामिल भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया गोताखोरी पोत कौन सा होगा, निसार। ई तो बना लिए फिर आप लोग, ठीक है। निसार के बारे में पूछेगा, निसार एक प्रकार का उपग्रह है भैया, ध्यान रखिएगा। और इसको कौन छोड़ा, इसरो और कौन, नासा, इसरो और नासा। निसार, इसरो और नासा। निसार का मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम। आगे, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। उसकी पहली प्रमुख उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों में उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। 1915 में वापस लौटे गंगाधर तिलक नहीं भैया, उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अभी भारत भ्रमण करिए आप। उत्तर कौन सा, डी। आगे दिया है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ए और एस हमने बताया था। यस फॉर क्या है, श्रीलंका, यस फॉर श्रीलंका। श्रीलंका का मतलब कौन सा तट होगा, कोरोमंडल तट होगा, कोरोमंडल तट हो जाएगा ए और एस। देखिए हम ट्रिक इसलिए बताते हैं ताकि जो टाइम आप लोग बिताते हैं ना, टाइम ना बिता पाए आप। अब ए और एस, एस फॉर श्रीलंका सीधे उत्तर, कोई सोचना है सी डब्ल्यू और जी, ठीक है, या ए एम डब्ल्यू, यम फॉर मानसून, जहां से मानसून जाएगा वही उत्तर होगा। आगे, मानव रहित जीवन मिशन दिसंबर 2025 में, कब, दिसंबर 2025 में जीवन मिशन सन 2025 दिसंबर सन 2025। और अगर हम गगनयान की बात करते हैं, गगनयान, अगर हम गगनयान की बात करते हैं, भारत का पहला मानव युक्त मिशन, भारत का पहला मानव युक्त मिशन, ये कौन सा मिशन होगा, गगनयान होगा। इस बात को, ठीक है, भेजना शुरू कर दिया है, यानी भेजना शुरू कर दिया है का मतलब ये कब तक, 2025 और 26। आगे, हीरापुर और कुल्टी संबंधित है। देखो ये दोनों जगह जो है वेस्ट बंगाल में है, कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है दोनों जगह। और टाटा लौह आयरन इस्पात भारती, हाँ ये संबंधित है भारतीय लौह इस्पात कंपनी से, इसको आप इसको के नाम से जानते हैं। भारत में पहली लौह इस्पात निजी कंपनी कौन सी है, टिस्को है। स्थापना होती 1907, कहां पर करी गई थी, बिहार में, कहां पर, बिहार, बाद में झारखंड हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं, नीति आयोग से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। श्रम और शास्त्र अनुसंधान और विकास निगरानी मूल्यांकन, अटल नवाचार मिशन, भारत में विकास संबंधी जो भी आंकड़े ये जारी करने का काम करता है कौन, नीति आयोग। लिख देते हैं
भारत में विकास के आंकड़े, भारत में, भारत के जो विकास आंकड़े हैं इसको जारी करने का काम किसको सौंपा गया है? नीति आयोग। और भैया ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है? दिया है राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संस्थान। ये एक स्वतंत्र निकाय है, ये किसी के अधीन नहीं है, ये एक प्रकार का स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय एक प्रकार का ये स्वतंत्र निकाय है जिसको आप एनएसएसओ के नाम से जानते हैं। ये गरीबी का आकलन करता था, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक संगठन था सीएसओ, ये क्या करता था? आय का आकलन। इन दोनों को जोड़ के क्या बनाया गया? एनएसओ बनाया गया। अब क्या है? राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्थान हो गया है। आगे प्रश्न दिया है, भारत की केंद्रीय बजट 2025-26 में जीडीपी का कितना परसेंट राजकोषीय घाटा? 4 दशमलव कितना? 8%। बनाइए। फोर 4.4 है केंद्रीय। एक बार ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें आएंगे हम लोग, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ठीक है ही लग रहा है यार, ठीक है जो भी है। 53 नंबर पे आएंगे। डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में लंबी दूरी का बम बनाया जो 1000 किलोग्राम का है। ये उसका नाम है गौरव। और ये बम कहाँ लगाया जाएगा? सुखोई में। कहाँ पर? सुखोई में लगेगा, सुखोई 30। ये बम लगेगा सुखोई 30 में और निर्माण करने वाला डीआरडीओ। स्थापना होती है 1958। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ पे होगा? आगे भैया प्रश्न दिया है कि सुमेलित करिए एमाइलेज। एमाइलेज का संबंध किससे हो जाएगा? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, मतलब संबंध किससे है? अग्नाशय से। किससे है? अग्नाशय। अब उत्तर करिए, एमाइलेज का संबंध किससे है? अग्नाशय। ट्रिप्सिन का संबंध किससे हो जाएगा? अच्छा ठीक है, आगे बढ़िएगा। आवाज नहीं करिए, सुनिए। एमाइलेज, LAT, एमाइलेज। एमाइलेज पचाएगा किसको? स्टार्च। स्टार्च का मतलब इसमें लार ग्रंथि भी स्टार्च को पचा सकती है। हाँ, हो सकता है, एक कंडीशनल हो सकता है नहीं। ध्यान दीजिएगा, है नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने उत्तर लगाया, लेकिन है नहीं एक्चुअल में। हाँ, ट्रिप्सिन की बात करते हैं, अब नहीं है तो फिर ट्रिप्सिन का संबंध अग्नाशय, पित्रस का संबंध यकृत से और पेप्सिन का संबंध किससे? जठर से। बना लीजिएगा, उत्तर क्या होना चाहिए? बी होगा। 2 3 4 1। हाँ, बना लीजिए। कंडीशनल लगा है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? तो अग्नाशय। आगे प्रश्न दिया है कि पेट में अपच के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ये तो ठीक है। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाया जाता है जिसका पीएच लगभग 10 होता है। दिया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। ये तो लगभग ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार का प्रबल नहीं कर सकते, इसको प्रबल क्षार नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार का कैसा क्षार है? तो दुर्बल क्षार है। कैसा है? दुर्बल क्षार है। क्योंकि भैया प्रबल क्षार होने के लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल पे 0 से कितना जाते हैं? 7, और 7 से कितना जाएंगे? 14, ठीक है। तो 7 वाला हिस्सा तो क्या होता है? अम्ल। और 7 से 14 क्या होता है? क्षार होता है। लेकिन 0 से 3 का हिस्सा क्या है? तो प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल। और 7 से 11 का हिस्सा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये दुर्बल क्षार है। क्या है? दुर्बल क्षार। इसीलिए MgOH का मान कितना है? 10 है। तो 10 का मतलब क्या होगा? दुर्बल क्षार। बना उत्तर? देख लीजिएगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत, ठीक है। कौन सा सही है? अच्छा, AS दिया है भाई, AS सही है, लेकिन R क्या है? बनाइए। क्या भैया? यार भैया सुनो ना जरा, देखो ऐसे है ना, थोड़ा मेरी बात सुनो। देखो, पीरियोडिक टेबल ऐसे बनाना, 0 से कितना है? 14, ठीक है। देखिए, जितना पीएच मान कम होगा उतनी अम्लीयता की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। जितना पीएच मान बढ़ेगा क्षारकता की मात्रा बढ़ेगी। क्षार क्या होगा? बढ़ेगा। पीएच मान बढ़ना मतलब क्षार बढ़ना, पीएच मान घटना मतलब एसिड बढ़ना, ठीक है। 7 मान क्या होता है? उदासीन होता है। हम इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। आओ यहाँ पे भी देख लेते हैं। 0 से 3 का जो मान होता है, ये अम्ल कैसा होता है? प्रबल। क्योंकि जितना हम कम आंकड़े को लेंगे, जितना कम अंक लेंगे, अम्ल उतना ही प्रबल होगा। 7 से जो 11 का मान होता है, ये अपने आप में क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। और 11 से लेकर 14 तक का मान क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। क्या होता है? प्रबल क्षार। अगर आप दुर्बल क्षार को यहाँ लिखते हैं तब तो 14 भी दुर्बल है, प्रबल तो बोल नहीं पाएंगे क्या? अच्छा, आगे जाता है इसलिए सोच रहे थे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जितना आप पीछे जाएंगे अम्लीयता बढ़ेगी, क्षारकता घटेगी, ठीक है। तो हम पीछे आएंगे तो क्षारकता तो घटेगी ही। बना लीजिएगा भैया।
सही है ना, सब समझ गए ना? पता नहीं समझे कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात लेखक और कवि विनोद कुमार शुक्ला, जिनको अवार्ड दिया गया ज्ञानपीठ, है ना, ये सब बात सही है। और छत्तीसगढ़ के 12वें लेखक है। यह अवार्ड को प्राप्त करने वाले हिंदी भाषा के पहले लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। और किताब का नाम क्या हो जाएगा? चिदम्बरा। इतना लिखने की बताइए क्या जरूरत है? ठीक है, सीधे हो सकता था। पहला ज्ञानपीठ किसको दिया गया? दिया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में सर्वाधिक महिला है किसमें? सीआईएसएफ में है। किसमें है? सीआईएसएफ में महिला सर्वाधिक भागीदार हैं। सबसे अधिक महिलाएं जो काम करती हैं सीआईएसएफ में, औद्योगिक सुरक्षा बल में। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, संविधान जागरूकता, हमारा संविधान विज्ञान, हमारा संविधान हमारा विश्वास, भाई संविधान हमारा स्वाभिमान है। समझ रहे हैं? बना लीजिएगा उत्तर डी। आगे प्रश्न दिया है कि वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का कथन क्या है? तो सहकारिता वर्ष हमने मनाया सन 2025 में, ऐसा सुना है ना आपने? ठीक है, समानता का वर्ष भी हमने कब मनाया? समानता, ये भी मनाया सन 2025 में। शांति का वर्ष हमने कब मनाया? सन 2025। समानता, शांति, सहकारिता, सहकारिता, ग्लेशियर, ग्लेशियर, ध्यान रखिएगा, ग्लेशियर, इन सभी वर्षों को हमने कब मनाया? सन 2025 में। उत्तर होगा सहकारिता से बेहतर जगत का निर्माण हो। आगे प्रश्न दिया है कि हिंदी भाषा में वर्ष सन 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी भाषा के पद अब मैं जब तक आई बाहर की लेखिका या लेखक कौन हो जाएंगे? गगन गिल। कौन है? गगन गिल। बना लीजिएगा भैया। और ज्ञानपीठ की बात करते हैं। ज्ञानपीठ रिसेंटली, ज्ञानपीठ किसको दिया गया? रिसेंटली ज्ञानपीठ दिया गया, अभी मैंने बताया था। क्या नाम है? विनोद कुमार। किसको दिया गया? विनोद कुमार को दिया गया। और भैया बताइए, बताइए जरा, साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किस महिला को दिया गया? पार्वती तिर्की। किसको दिया गया? पार्वती तिर्की। आगे निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। कंपास, कंपास शीतोष्ण घास भूमि ग्रासलैंड का एक प्रकार का हिस्सा है। कंपास एक प्रकार का घास का मैदान है, सीधा करने का मतलब है। और कंपास ब्राजील में पाया जाता है। बात क्या है? सही है। कथन दोनों क्या है? सही है। पंपास पूछेगा अर्जेंटीना। पंपास, पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना। पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना। वेल्ड कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को हम वेल्ड कहते हैं। और मर्ग पूछेगा, मर्ग, मर्ग ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत। मर्ग पूछेगा उत्तर भारत यानी जम्मू कश्मीर के घास के मैदान को मर्ग। सोनमर्ग या गुलमर्ग। बुग्याल और पयाल का नाम सुना है आपने? बुग्याल और पयाल, बुग्याल और पयाल घास के मैदान उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड। सोलास घास के मैदान कहां पे? दक्षिण भारत। कहां पर? दक्षिण भारत के अंदर। डाउन्स घास के मैदान कहां पे? ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रान चाको कहां पे? ग्रान चाको, ग्रान चाको घास का एक मैदान है जो कि कहां पे है? तो ध्यान रखिएगा, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक घास का मैदान जिसका नाम ग्रान चाको है। और ध्यान दीजिएगा, लानोज घास का मैदान कहां पे है? लानोज, लानोज घास का मैदान कहां पर? वेनेजुएला के अंदर। कहां पर? वेनेजुएला। और ध्यान दीजिएगा, वेनेजुएला के अंदर घास का मैदान। और प्रेरीज पूछ लेगा आपसे, प्रेरीज गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये कहां पे है? उत्तरी अमेरिका में। कहां पर? उत्तरी अमेरिका के अंदर है ये। बना लीजिएगा भैया, ये सब घास के मैदान है। स्टेपीज घास का मैदान कहाँ है? यूरोप में। कहां पर? यूरोप के अंदर। आगे प्रश्न दिया है। अच्छा, ये मैथ का सवाल है, उत्तर क्या बनाए हैं आप लोग? 27.5 होगा। आगे बढ़िएगा। आगे दिया है 2 मित्रों। अच्छा, ये भी मैथ का 36,000 होगा इसका। आगे बढ़िएगा। दिया है कि 75 मीटर सबसे, इसका भी 37 होगा। बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। प्रयाग प्रशस्ति को लिखने वाले कौन है? समंदर गुप्ता। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करा है? रचना हरिसेन ने किया है। कौन किया? हरिसेन द्वारा की गई। विल्सण अभिलेख का संबंध कुमार गुप्ता से है। और भीतरी का संबंध स्कंदगुप्त से है। घोड़ों पे आक्रमण का उल्लेख किसमें करा गया है? भीतरी। मंदसौर का संबंध किससे है? बंधु वर्मन से। उत्तर कौन सा? 1, 2, 3 और 6। आगे प्रश्न दिया है, कथन 1, महमूद गजनवी ने 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया। बिल्कुल सही बात है। 1001 से लेकर कब तक किया? 1027 तक किया। 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार आक्रमण किया। ध्यान दीजिएगा, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासक स्थापित, सब नहीं मन था उसका, खाली भारत को लूटना इसका उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा, भारत को लूटना, भारत को लूटना इसका मूल उद्देश्य था। महमूद गजनवी का प्रमुख उद्देश्य था भारत को लूटना। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी आया भारत के ऊपर आक्रमण करने, तो ये भी भारत में शासन सत्ता नहीं चाहता था, ये भी भारत को लूट कर जाने ही वाला था।
इसका जो गौरी गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन एक तो इसने सबक लिया था। पूरी कहानी सुनिए। देखिए, जब कासिम आया, कासिम भारत को लूटा। 712 ईस्वी में जब आया, आक्रमण किया, भारत को लूटा। 713 में इसने मुल्तान के ऊपर टैक्स लगा दिया। ठीक है, जजिया कर लगाया और भारत से चला गया। टैक्स के द्वारा जो पैसा आता था इसके पास लगातार जाता रहा, मोहम्मद बिन कासिम के पास। मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण करने वाला पहला अरबी था, और भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्की महमूद गजनवी। गजनवी जब भारत के अंदर आया तो 1001 में इसने आक्रमण किया जयपाल के ऊपर। जब आक्रमण किया, जीत गया, भारत को लूटा और चला गया। इसके मन में आया कि यार भारत के राजा हार जा रहे। आक्रमण किया, बैक टू बैक 17 आक्रमण किया, और 17वें आक्रमण में ये विजित हुआ और भारत को लूटा और चला गया। कोई शासन सत्ता स्थापित नहीं किया। और इसका जो सबसे प्रमुख युद्ध था कौन सा था? सोमनाथ। और जब ये अंतिम युद्ध करके जा रहा था, अंतिम आक्रमण करने जब ये युद्ध करके जाता था, तो एक जनजाति पंजाब के अंदर थी खोखर। खोखर इसको परेशान करते थे, इसका लूट का हिस्सा छीन लेते थे। तो जब अंतिम बार आया 1027 में, तो इसने खोखर के ऊपर स्पेशली आक्रमण के लिए आया। और कहते हैं कि जिस घर में सोना रखता था उसी में रात भर सोता था। ठीक है, जीवन भर धन इकट्ठा किया लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाया। और ऐसा आक्रमणकारी कौन सा है? महमूद गजनवी। सोना रखा लेकिन उसको यूज ही नहीं कर पाया कि हम उसका करें क्या, मर गया। समझ रहे हैं ना? उसके एवज में मर गया। सोच सोच कर किसका उपयोग। सोचिए, अचानक से 1 करोड़ रुपए आ जाए, रात भर नींद नहीं आएगी यार, जल्दी सुबह हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और आप लोग सोचेंगे कि रात ही ना हो, खाली सुबह रहे। ठीक है, तो ऐसा मन में, इसके मन में भी आया। ठीक है, मर गया। इसके मरने का परिणाम देखकर जब मोहम्मद गौरी जब भारत के ऊपर आक्रमण किया, हालांकि पहले आक्रमण में हार गया, लेकिन भारत के ऊपर जब तराइन का पहला दूसरा वार किया, चंदावर का वार किया, जब जीता अंततः युद्ध में 1194, तो भारत से वापस जा रहा था। इसको लगा कि ठीक है, भारत को मैंने लूट लिया है, अब चलते हैं वापस। लेकिन इसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी बेटी से प्रेम कर लिया। ठीक है, और था तो गुलाम, सोचिए गुलाम था। अब इसको लगा कि यार बड़ी बेइज्जती है, वापस जाएंगे इसको लेकर, तो पूरे साम्राज्य में बेइज्जती होगी। तो मोहम्मद गौरी के मन में आया कि काम करते हैं, भारत का जितना भी क्षेत्र जीता है हमने, ये सौंप देते हैं किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देते हैं। और ऐबक इतना ज्यादा मतलब ईमानदार था, भले पुत्री से इसके विवाह किया, लेकिन इतना ज्यादा ईमानदार था कि पूरा जीवन गुलाम रह के बिता दिया। कभी पूरे भारत का राजा था, लेकिन कभी अपने आप को सम्राट नहीं कहा, सुल्तान भी नहीं बना, कहा कि मैं गौरी का गुलाम ही था। ठीक है, अब सोचिए, जाता वापस लेकर तुर्क, तो कितना उसकी बेइज्जती होती। ये बताइए, गुलाम से विवाह पुत्री का हो गया, राजा है आप। ठीक है, इसलिए कहा कि इसको शासन सत्ता जो जीता था भारत में दे दिया, कहा कि लो चलाओ। तो पुत्री को भी छोड़ दिया और अपने चला गया यहाँ से। चलिए बढ़ेंगे आगे। ये सब बहुत खतरनाक होता था जी, इसलिए सिकंदर अपने जब युद्ध करने आया तो अपने पूरे परिवार को साथ लेके आया कि नजर में रहेंगे सब। पता, बहुत दिक्कत होती थी। पता चला अब युद्ध 1-2 दिन का तो था नहीं, महीनों का था। महीना, 40 दिन, 50 दिन। पता चला 50 दिन आप युद्ध करने में रहे और पत्नी चली गई फिर इधर से। आप पढ़िएगा 1712 से लेकर पढ़िएगा आप 1526 तक, आपको खुद ही इतिहास का परिदृश्य पता चलेगा। तो आप बोलेंगे भारत का इतिहास देखिए, इतिहास नहीं है, मध्यकालीन भारत का रंगीला इतिहास, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर लगा लीजिएगा। दूसरा स्टेटमेंट कभी ठीक नहीं होगा, पहला सही है, परंतु यार गलत है। दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, आ भी गया। खुखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था, तो भारत में अपने विजित हुए क्षेत्र प्रतिनिधि ऐबक को क्या किया? सौंप दिया। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 2006 को गद्दी पर बैठ गया। और ऐबक ने अपने नाम के सिक्के जारी ही नहीं किया, क्योंकि सुल्तान अपने आप को घोषित किया ही नहीं था। ध्यान दीजिए, राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था, इसने कभी सुल्तान की पदवी को धारण नहीं किया था। बात अपने आप में क्या है? ठीक, क्या दिया है? अच्छा, सुल्तान की पदवी ग्रहण किया? नहीं भैया, ग्रहण नहीं किया था। 5वां क्या है? गलत। बाकी चारों क्या है? तो कितना आसान। आगे दिया है प्रश्न, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी को दिया गया। लिवेंट कंपनी को दिया गया। लिवेंट कंपनी, पहला अधिकार लिवेंट कंपनी को मिला। सेकंड अधिकार मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न दिया है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल के कवि ने कहा था? नवीन चंद्र सेन ने कहा था। प्लासी का वार जैसे ही खत्म हुआ, नवीन चंद्र सेन ने कहा कि भारत के लिए अब हर रात काली रात होगी। सिराज ने एक गलती कर दिया, अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया, और सिराज की गलती पूरे भारतीयों को हजारों साल तक काल कोठरी में रखेगी।
ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट कौन दिया था? नवीन चंद्र सेन ने दिया था। और आगे बढ़िएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों पर जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा यह निष्ठुर बर्बादी है। रविन्द्रनाथ टैगोर। लिखा कि निष्ठुर बर्बादी है, विदेशी वस्त्र आप क्यों जला रहे हैं? गांधी ने कहा कि ठीक है, विदेशी वस्त्र हम त्याग देते हैं। गांधी पहले कोट पहन के चलते थे, लोगों ने कहा कि यो तो विदेश का है। बताइए, कोट उतारा और क्या धारण किया? लंगोट। सन 1921 में क्वेश्चन पूछा कि महात्मा गांधी ने असहयोग के दौरान लंगोट कब धारण किया था? 1921। उत्तर लगाइएगा, उत्तर लगा दीजिएगा बी, बी ही बनाइएगा इसको, सी उधर है। आगे प्रश्न दिया है, 1857 की विज्ञप्ति यानी वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? देसी भाषाओं के लिए रोजगार। भाई देसी भाषा के लिए तो कुछ था ही नहीं, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का क्या करना? विस्तार करना। और वुड डिस्पैच जो था शिक्षा के लिए आया था, शिक्षा। और 1854 और इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, शिक्षा का। एक क्या बात है दीदी, सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात को यार, अच्छे सुनिएगा। अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए 1833 में आया था मैकाले वाला। ध्यान दीजिएगा, वुड डिस्पैच जो था ये भारत में पाश्चात्य संस्कृति के विस्तार के संबंध में था। आगे प्रश्न दिया है कि दिए गए वक्तव्यों के अब अच्छा कथन और कारण है। भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक, भैया संसद का दोनों सदन विधायी शक्ति रखता है, विधायी शक्ति, लेकिन न्यायिक शक्ति इनके पास नहीं है, यानी आर क्या है? गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे प्रश्न दिया है कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था विपिन चंद्रपाल और एनी बेसेंट ने। बनाइए इसको, ठीक है। विपिन चंद्रपाल और एनी बेसेंट ने त्याग दिया प्रस्ताव के विरोध में 1920 का नागपुर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने करा था भैया? ध्यान दीजिएगा, वी राघवाचारी। किसने करा था? वी राघवाचारी। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 ईस्वी। निम्न कथनों को पढ़िए। आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया। बात क्या है? सही है। रेल चलाया, प्रेस चलाया, ये सब क्या है? आयोग बनाया कई सारा। ये वैज्ञानिक पद्धति का यूरोप ने क्या किया? समर्थन। यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक पद्धति का क्या किया गया? तो समर्थन किया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने आर्थिक पहलू की आलोचना किया था। कहा कि पैसा क्या होता है, संसाधन बढ़ाइए। आप समझ रहे हैं ना, पैसे को आप रखकर कुछ नहीं कर सकते, पैसे को खर्च करिए और संसाधनों को क्या करिए? बढ़ाइए। भारत के लोग चाहते थे सोना है तो सोना रखा रहे, अरे ऐसा नहीं है, सोने को आप रेल में इन्वेस्ट करिए, रेल से पैसा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना करा था। ध्यान दीजिएगा, यानी बी क्या हो जाएगा? गलत। ए उत्तर अपने आप में क्या है? सही। कहा? ओ एक सेकंड, हाँ आलोचना किया था, अरे सही है यार, ए और बी दोनों क्या है? सही। आगे दिया है, अशफाक उल्लाह खां का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहपुर में हुआ था। उन्होंने काकोरी कांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ब्रिटिश शासन ने उनके ऊपर अभियोग चलाया और 19 दिसंबर सन 1927 को उन्हें फैजाबाद की जेल में लटका दिया गया। अशफाक उल्लाह खां दिया है उत्तर उर्दू भाषा के शायर थे और अपने उपनाम वारसी और हजरत से वे शायरी और गजलें लिखा करते थे। कथन सभी क्या है? सही है। इनके नाम पर एक प्राणी उद्यान की स्थापना करी गई। प्राणी उद्यान कहां पर? गोरखपुर के अंदर। आगे प्रश्न, समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका, संघ की भूमिका नहीं थी। कहां पे नहीं थी? काकोरी कांड में। सीधा उद्देश्य लूटना था यार, काकोरी कांड का सीधा उद्देश्य लूटना था, समाजवाद कहां स्थापित करना। भी काकोरी कांड क्रांतिकारियों ने किया, इसका उद्देश्य साम्राज्य स्थापित, इसका उद्देश्य समाजवादी विचारधारा को फैलाना थोड़ी था, इसका उद्देश्य महज केवल लूटना था। काकोरी कांड का महज उद्देश्य क्या था? केवल लूटना था और कोई इसका उद्देश्य नहीं था, क्योंकि संगठन बन गया जब एचआरए सचिन सन्याल के नेतृत्व में सन 1924 में। तो संगठन को चलाने के लिए पैसा और हथियार चाहिए, ठीक है। उस पैसा और हथियार के लिए काकोरी घटना को अंजाम दिया, जिस अंजाम का सीधा उद्देश्य क्या था? कि ट्रेन को लूटो, बस केवल यही था। आगे बाकी जितने भी आप देख पा रहे हैं, सांडर सत्याकांड, देश को एक संदेश दिया गया, जब से किसी भारतीय नेता को मारोगे तो छोड़ेंगे नहीं, समाजवाद है ये। केंद्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंककर लोगों को जागरूक करना उद्देश्य था। रिविन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास ये भी था कि हम लोग भारतीयों के प्रति लॉयल हैं, जितने भी क्रांतिकारी, अंग्रेजों से हमारी जलन है, ये भी एक प्रकार का समाजवाद का हिस्सा था। काकोरी कांड का उद्देश्य खाली लूटना था और कोई उद्देश्य नहीं था। आगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में होते हैं? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। बात सही है क्या? हाँ ठीक तो लग रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकदम होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला पे होगा? एकदम नहीं होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, उत्तर क्या होगा? एक सेकंड यार, गड़बड़ हो जाएगा।
सुनिएगा, थोड़ा सोचने दीजिए। क्या दिया है? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अरे इधर होना चाहिए ना, इधर होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। पश्चिमी घाट के पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी ढाल पर, मतलब ढाल ई वाला हिस्सा, ये वाला। इधर तो बारिश होती ही नहीं है, इधर बारिश नहीं, तो वृष्टि छाया इधर वाले हिस्से पर, यानी दो। और क्या होगा? चलो हम बहुत सही यार, लोग भी सवाल सॉल्व करते हैं। दिया है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है। द्रव का दाब तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करेगा। आगे प्रश्न दिया है, यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तब उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद अंतर किया जा सकता है तारत्व और प्रबलता के आधार पर। केवल तारत्व और प्रबलता, केवल प्रबलता या ध्वनि की गुणवत्ता के आधार पर, ध्वनि की गुणवत्ता के आधार पर कि ध्वनि हमें किस मात्रा में मिल रही है, उस आधार पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। बाकी सुनने में तो सब ठीक लगेगा। आगे, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करिए। गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड ने किया था। एक्सरे किरण को ढूंढा था रॉन्टजन ने। पराबैंगनी किरण ढूंढा था रीटर ने। दृश्य किरण को ढूंढा था न्यूटन ने। कौन ढूंढा? न्यूटन ने। भैया यही गलत है। आगे प्रश्न, यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ कर देता है तो प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना क्या करता है? प्रारंभ करता है, ताकि प्रतिध्वनि ना उत्पन्न हो। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। डॉपलर प्रभाव के कारण तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में परिवर्तन होगा, या तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति किसी में परिवर्तन नहीं होगा। तरंगदैर्ध्य आवृत्ति में परिवर्तन हो, तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होगा, ना कि आवृत्ति में, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होना चाहिए? डॉपलर प्रभाव के कारण तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में क्या होगा? परिवर्तन। इसीलिए परिवर्तक सतह जो है पीछे हटना क्या करता है? प्रारंभ। एक लिमिट तक पीछे जाता है और अंततः 17 मीटर की जब दूरी बचती है तो परावर्तन होना क्या हो जाता है? प्रारंभ होता है। आगे प्रश्न, जैसे सोचिए हम बोल रहे हैं आगे पूरा स्पेसियस है, हम जितना आगे बढ़ेंगे 17 मीटर बढ़ता जाएगा। 17 मीटर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और ये तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कोई मीडियम उसके बीच में ना आए। जैसे हम गए यहां से 17 मीटर, मान लीजिए इस पहले पिलर तक है, बढ़ेगा। हम और आगे गए, फिर 17 मीटर और आगे जाएगा। तब तक आगे जाएगा जब तक कि हमें परावर्तक सतह मेरी ध्वनि के सामने न दिखे। जैसे ही सामने दिखेगा वहां से 17 मीटर का गैप लेगा। अब ध्वनि क्या होगी? तो परावर्तित होगी और डॉपलर प्रभाव का क्या करेगी? बना लीजिएगा उत्तर। आगे, अच्छा आगे दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। उष्मा शोषी, उष्मा अवशोषित किया। उष्मा शोषी में उष्मा को क्या करते हैं? खींचते हैं। बात सही है? सही है ना? प्रकाश रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश रासायनिक प्रकाश उत्सर्जित होता है। प्रकाश रासायनिक क्रिया में प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश रासायनिक क्रिया में प्रकाश उत्पन्न होता है। भैया प्रकाश फोटोवोल्टिक क्रिया में, प्रकाश फोटोवोल्टिक क्रिया में, फोटोवोल्टिक क्रिया, प्रकाश फोटोवोल्टिक क्रिया के दौरान प्रकाश उत्पन्न होता है, न कि रासायनिक क्रिया के दौरान प्रकाश उत्पन्न होता है। आगे, विद्युत रासायनिक विद्युत उत्पादित करती है। बात क्या है? सही है। यानी बैटरी से क्या निकलेगा? बिजली निकलती है। बैटरी के अंदर विद्युत रसायन होता है, वहां से बिजली बनेगी। यानी 1 और 3 उत्तर अपने आप में क्या होगा? सही होगा। आगे प्रश्न दिया है, प्रकाश की परिवर्तित योग्यता, हीरे के संदर्भ में पूछा है। प्रकाश की परिवर्तित योग्यता के कारण इसका प्रयोग कांच और रत्न को काटने वाली मशीन के निर्माण में। बात सही है। यदि विद्युत का कुचालक तथा उष्मा का सुचालक होता है, इसे सैलों के वेदन के लिए प्रयोग किया जाता है। बात क्या है? ये देखिए, ठीक है ना? आगे दिया है कि विटामिन बी 12 के संदर्भ में इसकी कमी एनीमिया का कारण बन सकती है। यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः शाकाहारी है तो इसे विटामिन बी का अभाव हो सकता है। पूर्णतः शाकाहारी है तो इसमें विटामिन बी 12 का अभाव हो सकता है। जरा ध्यान दीजिए, देखिए एनीमिया का कारण बन सकता है। भैया कारण बन सकता है ना? एकदम बन सकता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः शाकाहारी है तो एकदम होगा, विटामिन बी 12 का प्रभाव होगा, क्योंकि कोबाल्ट की क्या हो जाएगी? तो कमी होगी। इसकी कमी अधिकांश बच्चों में नहीं, सभी उम्र के लोगों में लगभग हो जाती है। यानी उत्तर कौन सा? 1 और 2 होगा। बी लगा लीजिएगा, सही है। बाकी दिया, बच्चों में क्वासियोरकर रोग किस कारण से होता है? आहार में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट किंतु वसा। कार्बोहाइड्रेट वसा से कोई संबंध है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की क्या होगी? कमी। रोग कौन सा? क्वासियोरकर और मरासमस। मानव की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है और बड़ी हड्डी क्या है? फीमर है। आगे प्रश्न दिया है, अमाशय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? अमाशय स्थायी भंडारक का कार्य करता है। दिया है, अमाशय जठर रस के साथ भोजन को मिश्रित करता है। अमाशय जठर रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है। ऐसा कहना ठीक होगा? भाई जठर रस में लाइपेज और एमाइलेज, लाइपेज का मतलब एल, एमाइलेज का मतलब ए और टी, ये सारा काम किसका है? अग्नाशय का। किसका है? बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा सी। ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? थायराइड उत्तेजक हार्मोन।
प्रोलेक्टिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन या सोमेटोस्टेरिन हार्मोन, यही नहीं होगा, बाकी सब होगा। सोमेटोस्टेरिन हार्मोन शरीर के अन्य आंतरिक ग्रंथियों से निकलता है और ये एक प्रकार का आंतरिक हार्मोन कहलाता है, लिखिएगा, जो आंतरिक ग्रंथियों की रक्षा करता है, आंतरिक ग्रंथियों की। वैसोप्रेन हाइपोथैलेमस। दरअसल सोमेटोस्टेरिन मस्तिष्क का है ही नहीं। दरअसल समस्या इस बात की है कि इसका संबंध मस्तिष्क से है ही नहीं, पूरी बॉडी से है। शरीर के आंतरिक ग्रंथियों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। इस एवज में हम उत्तर लगा रहे हैं सोमेटोस्टेरिन, बना लीजिए। वैसे वैसोप्रीन जो है हो सकता है क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से निकलता है, लेकिन ये तीनों जो है मस्तिष्क का है, मस्तिष्क का हिस्सा ही नहीं सोमेटोस्टेरिन। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोशिका का नियंत्रक केंद्रक है। प्राकृतिक रबर एक प्रकार का आइसोप्रीन, आइसोप्रीन है ना। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। रोगाणु रोधक फिनाइलफ्थैलीन, भी रोगाणु रोधक नहीं होता है, कीटाणु नाशक होता है। कीटाणु नाशक, फिनाइल का नाम सुना है, बस उसी का फॉर्मेट है ये, उसी का ये बहुलक है, बना लीजिए। आगे प्रश्न दिया है कि 1 से 2 दिसंबर 2025 को 12वां वार्षिक सीसीआई बिग पिक्चर समिट का आयोजन कहां पर? मुंबई में। कहां पर? मुंबई के अंदर। वेब समिट कहां पर? मुंबई। 7 से 10 नवंबर 2025 में भारतीय सड़क कांग्रेस का 84वां वार्षिक अधिवेशन कहां पर आयोजित करा गया? तो भुवनेश्वर में। कहां पर? भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का भी आयोजन कहां पे किया गया? भुवनेश्वर। वाटर प्लस सिटी कौन सी है? इंदौर। यूनेस्को में दूसरा शहर कौन सा? जयपुर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां पर? जयपुर। आगे प्रश्न दिया, अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? विशाखापत्तनम में। कहां पर? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में योग महोत्सव और उसमें भाग लेने वाले आदिवासी छात्र ने सूर्य नमस्कार किया और योग महोत्सव का आयोजन विश्व स्तर पर कुल 191 देशों में हुआ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 3 ऐसे बंदरगाह हैं जिनका नाम दीनदयाल, पारादीप और क्या है? चिदम्बरनार। दीनदयाल का मतलब कांडला, पारादीप का मतलब उड़ीसा, बीओ चिदम्बरनार का मतलब तूतीकोरिन होगा। क्या होगा? तूतीकोरिन। आगे दिया है फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, अंग्रेजी का सवाल है। आई कैन नॉट रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, इट्स स्टिल माई पॉकेट। आगे प्रश्न दिया है कि भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए किस विषय का चयन किया गया? सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। आगे दिया है कि फिल इन द ब्लैंक द सेंटेंस गिवन द चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। क्या ढूंढना है इसमें? अच्छा, जॉन रिकॉर्ड द स्विमिंग इज द बेटर देन सोन। जब जो लोग में कंपेयर हो तो क्या होगा? बेटर देन। और ये कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री का सवाल था ये। आगे प्रश्न दिया है मार्च 2025 तक किस टीम ने संतोष ट्रॉफी का अधिकतम खिताब जीता? हरियाणा, गोवा, केरल या पश्चिम बंगाल। आगे प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सी ट्रॉफी बैडमिंटन खेल से संबंधित है जहां विजेता के लिए कोई पुरस्कार ही नहीं है, केवल स्वर्ण पदक, सॉल वगैरह है, पुरस्कार नहीं है। BWF विश्व चैंपियनशिप। आगे अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस को कब मनाते हैं? अक्टूबर का दूसरा बुधवार को मनाते हैं। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल से नया सेशन है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑफिस में पता करते हुए जाइएगा कि क्या कैसे आगे।